माई पाठशाला में चल रहा था एलपी रिजल्ट का सेलिब्रेशन, क्योंकि एलपी के बच्चों ने मचाया है धमाल। 21 जोन में से 13 जोन में टॉप किया है माई पाठशाला के बच्चों ने, और जो सारे जोनों का जोन टॉपर बच्चा था उसको माई पाठशाला ने दिया बुलेट एज ए गिफ्ट। इस सेलिब्रेशन की वजह से क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई और जो आज से कंटिन्यू होने वाली है। और आज की क्लास में अनुज सर आपको पढ़ाने वाले सिमिलरिटी। सिमिलरिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हर साल प्री में, मेंस में सब जगह क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री का ये टॉपिक तो है, साथ में मेंसुरेशन में भी बड़ा स्पेशल यूज केस है इस सिमिलरिटी के कंसेप्ट को। तो शुरू से पढ़िए, सही से पढ़िए और ध्यान से समझिए कि इस पूरे 50 क्लासेस की सीरीज को आपको शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ना है, क्योंकि इस साल हम सीजीएल में जो बच्चा AIR 1 बनेगा उसको इतना बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं जो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जीरो से लेकर आखिरी तक फिनिश करते हैं। जल्दी ही मैं प्राइज मनी का अनाउंसमेंट करूंगा। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज में आप लोगों के 8 सेशन हो चुके हैं। वो सारे सेशन जो आपकी कैलकुलेशन को, सवालों को थोड़ा सा स्पीडी नजरिया देने के लिए आपके काम आते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। लाइक यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, है ना, जो जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे उन सब पर हम लोगों ने बात की। अब आज से आपके टॉपिक वाइज टॉपिक इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हमारी शुरुआत हो रही है ज्योमेट्री की। आज 9th लेक्चर है और ज्योमेट्री का आपको भी पता है सिमिलरिटी, समरूपता एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, राइट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के नजरिए से देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में आप सिमिलरिटी, समरूपता को बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल से समझेंगे और उसके साथ साथ ज्योमेट्री में सिमिलरिटी से जो जो सवाल पूछे गए हैं और जैसे जैसे सवाल आ सकते हैं उन सभी सवालों पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ सिमिलरिटी जो है वो मेंसुरेशन में भी क्या अपना इंपैक्ट दिखा सकती है, और अगर दिखा सकती है तो किस तरीके का इंपैक्ट मेंसुरेशन पर सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से पड़ेगा, वो सारी चीजें भी हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो ओवरऑल अगर हम आज के सेशन को देखें तो सिमिलरिटी जो कि ज्योमेट्री का भी सेगमेंट है और मेंसुरेशन में भी यूज होगा, इन दोनों सेगमेंट को अगर मिलाया जाए तो आपके पेपर में एक सवाल बहुत प्रायोरिटी केस है कि आएगा ही आएगा, राइट। तो ये समझ लीजिए कि आज का सेशन जो है आपका वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिमिलरिटी को बिल्कुल बारीकी से समझना शुरू करते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ बच्चों को सिमिलरिटी अच्छे से आती हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ बच्चों को सिमिलरिटी बिल्कुल भी ना आती हो। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि चाहे आप सीखे हुए हो या आपको बिल्कुल नहीं आता हो, ये लेक्चर आपके काम का रहे। तो चीजें बिल्कुल जीरो से चलेगी लेकिन उस लेवल तक जाएंगी जहां तक आपको सीखने की जरूरत है। कुछ बारीक चीजों पर भी बात करेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। एक चीज और आपको बता देता हूं, जो ये सीरीज चल रही है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि रेगुलरिटी ब्रेक करना नुकसान आपका होगा। और इतने सेशन में आप समझ गए कि अभी तक जब हम कैलकुलेशन को कवर कर रहे थे तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छी रेगुलरिटी निभाई, लेकिन अब जब बात आएगी टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, चाहे तो वो सीखने के नजरिए से करो या फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कवर सब कुछ करना है। कहीं पर भी रेगुलरिटी में ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सवाल का कलेक्शन आपके लिए है, जो सवाल मैं लेकर के आता हूं आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई, तो वो सब लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके पेपर में आए हुए सवाल है, और उन सवालों के साथ साथ आपको उन सवालों को सॉल्व करने की एक बेहतर अप्रोच पर भी बात कर, है ना, कि भाई सवाल तो आ रहा है, सॉल्व भी हो रहा है, लेकिन क्या हम उसको सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसको सॉल्व करने का कोई और बेहतर नजरिया, बेहतर तरीका नहीं हो सकता? उन सब चीजों पर भी हम लोग बात करते हैं, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेगुलरिटी मेंटेन करना ये बहुत जरूरी चीज, रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होने देना, ये काम तुम्हारा है, मैंने पहले दिन ही आपको समझाया था। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट जो सेशन था वो पीसीएम पर था, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड तक हम लोग कर गए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सिमिलरिटी पर है। सिमिलरिटी बेसिकली ट्रायंगल पर लगती है, ऐसा हमें लगता है, राइट। लेकिन आज के सेशन में आप कुछ और सीखेंगे। तो सवालों पर चलने से पहले एक जरा डिस्कशन हो जाए सिमिलरिटी के ऊपर।
अब देखिए एक बात समझिए, जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे तो ट्रायंगल में दो कॉन्सेप्ट निकल के, एक आता है सिमिलरिटी और एक आता है कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता। एक होता है सिमिलरिटी, समरूपता बोलते हैं, ये आपके लिए समरूपता है। बढ़िया से अपने समझते जाओ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा एक ही लेक्चर में। दूसरा होता है कॉन्ग्रुएंसी, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। अब ये दोनों चीजें समझिए कैसी रहता है। इनको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि एक होता है फोटो और एक होता है फोटोकॉपी। आप सीट आपके दोस्त के पास है, नोट्स अच्छे हैं, तो आपने क्या बोला, बोले हमें इसकी फोटोकॉपी निकाल लेने दो, राइट। और एक फोटो जो आप सेल्फी वगैरह सारा कुछ लेते रहते हैं। इन दोनों से जरा इसको समझते हैं कि आखिरकार कैसे रहता है। देखो, जब आप फोटोकॉपी लेते हो तो आपके पास एक पेज है, आप शॉप पर गए, बोले इसकी दूसरी कॉपी निकाल दो, तो आप अगर देखेंगे तो जैसा ये पहला पेज था बिल्कुल हूबहू दूसरा पेज भी है, ठीक है। दोनों का कलर सेम है, साइज सेम है, शेप सेम है, सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम है दैट मीन्स सर्व अंग समान, सभी समान है, सब बराबर है, तो वो क्या हो जाता है, बोले सर वो हो जाता है हमारा सर्वांग समता। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल सकते हैं, बोले सर फोटोकॉपी, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर हम समरूपता की बात करें, सिमिलरिटी की बात करें, तो आप अपने मोबाइल में फोटो क्लिक करते हो, वो दिखने में बिल्कुल आपकी जैसी है। आपने अपनी फोटो क्लिक करी, कोई भी देख के बोल देगा आपकी फोटो, क्यों, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल आपकी जैसी, दिखने में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, फोटो की हाइट कितनी है, जितनी बड़ी भी कर सके, मतलब शेप का फर्क है, मतलब डिजाइन बिल्कुल क्लियर है, दिखने में सेम है, लेकिन साइज का फर्क है, साइज का फर्क है। तो जहां पर दिखने में सेम हो बट साइज का प्रॉब्लम हो, साइज डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोले सर समरूपता है। दिखने में एक जैसी है, रूप समान है, ये है समरूपता। अब ट्रायंगल की बात है तो ट्रायंगल में फोटो और फोटोकॉपी तो काम नहीं करेगा। तो ट्रायंगल में कैसे रहेगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, क्या ये समरूप है, क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं, बोले सर नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं लेकिन सर एक जैसे नहीं, क्योंकि इसकी एक साइड छोटी एक साइड बड़ी है, इसकी दोनों साइड लगभग बराबर है, सर दिखने में एक जैसे नहीं। और सर्वांग सम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज अगर हम करें इस जगह पर, मैंने कहा ये लो, अब ये कैसे दिख रहे हैं, बोले सर ये बिल्कुल लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, सब कुछ सेम दिख रहा है, तो बोले सर हाइपोटेन्यूज भी लगभग उतना ही बराबर है, परपेंडिकुलर भी है, ये भी है, 90 डिग्री भी है, तो ये सर्वांग समता है। लेकिन अगर इसी जगह पर हमें एक और ट्रायंगल बनाए, हम कहें यार इस ट्रायंगल के बारे में क्या कहना है, इन दोनों के बारे में क्या कहना है, तो सर लगभग अप्रोक्सीमेटली दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये समरूप है, ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम बिल्कुल हूबहू और समरूप दिखने में एक जैसा होगा बट साइज डिफरेंट होगा। कॉमन लॉजिक समझ गए। अब इसी लॉजिक से समझो यार, अगर मुझे इस ट्रायंगल की साइड पता लग जाए कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे इस ट्रायंगल की साइड में कोई लोड है, बोले कोई लोड नहीं सर, फिर तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही क्योंकि बराबर है। मैंने बोला अगर ये एंगल 30 डिग्री का लग जाए, तो बोले सर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का ही हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यार सर्वांग समता में डाटा मैक्सिमम सेम ही हो जाता है, मैक्सिमम का सारा कुछ सेम हो जाता है, तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम निकल के आते, बहुत ना के बराबर क्वेश्चन निकल के आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके सिमिलरिटी में, क्योंकि अगर इसकी साइड 4 है तो हमें पता है कि रेशियो कैरी कर रही होगी, बट वो रेशियो के हिसाब से कितनी साइड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सवाल बन सकता है। तो इसलिए सर्वांग समता में क्वेश्चन कम आते हैं। तो सर्वांग समता में बस कुछ केसेस चलते हैं, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट केस, कैसे कैसे केस चलते हैं वो भी बता दे रहे हैं। जैसे अगर एक त्रिभुज है, अब एक त्रिभुज में साइड 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 3 साइड है, एक त्रिभुज होता है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ये 3 साइड है, साइड 1 साइड 2 साइड 3। अगर दो त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, दो त्रिभुजों की साइड बराबर है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि आप 4 5 6 सेंटीमीटर की साइड लेकर के दो त्रिभुज बनाइए, तो आप कैसा भी दिमाग लगा लो वो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे, करेक्ट है, राइट।
तो ये चीज, फिर उसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी, बोले सर एस ए एस पढ़ा है हमने। अब एस ए एस में हम जो गलती करते हैं वो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लगती है कि हम ये बोलते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम होते हैं। जनरली हम यही बोलते हैं, थ्योरम्स में भी यही लिखा होता है मैक्सिमम जगह पर। अब मेरा एक एग्जांपल है, आप लोगों से जरा समझिएगा। मैं आपके सामने दो चीजें रख रहा हूं, एक मैंने साइड रखी, ये मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर की साइड है। मैंने एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, एक एंगल 60 डिग्री का बना लिया, और मैंने यहां पर भी एक 7 सेंटीमीटर की, 7 नहीं कोई दूसरा साइड लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का हमने एक साइड लिया। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की साइड होगी, तो हमने इस वाले पॉइंट से कट लगाया, 5 सेंटीमीटर हो गया, और तीसरी लाइन को हमने मिला दिया। तो हमारे पास दो साइडें हैं, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और एक 60 डिग्री का एंगल है, राइट। चलिए अब हम एक दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ करते हैं, और यहां पर हमने बोला यार ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ये हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर का कट लगाया, तो ये हमारा कट यहां पर लगा, ये 5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सेम शेप में निकल के आएंगे? ये दोनों त्रिभुज क्या बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं? बोले सर नहीं, ये अलग अलग है। आप कैलकुलेट करेंगे, ये वाली साइड की लेंथ अलग आएगी, ये वाली साइड की लेंथ अलग आएगी, और साइड की अगर लेंथ निकालने तो आपके पास कॉस फॉर्मूला होता है, निकाल सकते हैं, राइट। ज्योमेट्री में कोसाइन रूल आपने पढ़ा है, उससे अगर आप लगाएंगे तो आपके पास साइड आ जाएगी, और वो साइड आप देखेंगे तो डिफरेंट आएगी। फिर यहां तो यार कॉन्ग्रुएंसी का रूल गलत हो गया, या फिर हमने शायद गलत पढ़ा था। तो इसीलिए आप स्ट्रक्चर को देखो जरा गौर से, बड़ा काम की चीज है कि दो साइड बराबर हो और उन साइड के बीच में आने वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तब कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। कोई भी एंगल बराबर होने से काम नहीं चलेगा। दो साइड बराबर होगी, कोई भी दो साइड बराबर होगी, जैसे मान के चलो कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड बराबर हो जाए, ये वाली साइड बराबर, तो उनके बीच में आने वाला एंगल है, जो उन दोनों साइड के बीच में आने वाला एंगल है, वो जब बराबर होगा तब कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, तब सर्वांग समता। और सेम इसी तरीके से एक और फॉर्मेट चलता है कि दो एंगल और उन एंगल के बीच में आने वाली साइड जब बराबर होगी तब कॉन्ग्रुएंसी काम करेगी। समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे काम करती है? अच्छा, पहले 3 एस थे, फिर 2 एस हुआ, फिर 1 एस हुआ, अब एक वो एस भी गायब कर दिया जाए, तो लास्ट केस जो निकल के आएगा, बोले सर अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए तब क्या होगा? तो मैंने कहा वो केस होता है सिमिलैरिटी का। अब सिमिलैरिटी के केस को लगाने के लिए भी थोड़ा सा समझिएगा, क्या करते हैं यार, हम तीनों एंगल नहीं ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। अब मैंने कहा दो त्रिभुज है, उनका एक एक कोण 70-70 हो गया, दूसरा कोण 50-50 हो गया, तो मजबूरी है ना कि सम को 180 करने के लिए तीसरा कोण 60 और 60 का किया जाना चाहिए। तो तीनों एंगल कभी बराबर मत ढूंढना, आप बस दो एंगल बराबर कर लेना, तीसरा अपने आप बराबर। समझ में आया कैसे कैसे करेंगे? अच्छा, अब सिमिलरिटी की सर्वांग समता पहले समझा देते हैं आपको, 5 मिनट का सेगमेंट है, फिर सिमिलरिटी पर डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस चर्चा से आप बहुत कठिन कठिन सवालों को भी करने वाले हो। आज की अगर मैं आपको सीट की एक झलक दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो काफी खतरनाक लेवल के, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन कुछ अगर सवाल आप देखो, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, आप इसको लगाइएगा, बड़ा मजा आएगा इस सवाल को लगाने, बट सिमिलरिटी का यूज है। और भी अगर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे जाएं, तो हमारे पास शायद शंक्वाकार कंटेनर कोन भी आ गया, फ्रस्टम आ गया है, तो फ्रस्टम में भी सिमिलरिटी चलती है ना। तो ये सारा कुछ आप आज के सेशन में सीखने वाले है ना। तो सिमिलरिटी पर डिटेल चर्चा होगी, तो इसका मतलब यह है कि जो कॉन्ग्रुएंसी छोटा सा पार्ट है उसको डिस्कस करके पहले कंप्लीट कर लिया जाए। तो रूल बता दी कि कैसे कैसे सिमिलरिटी वर्क करती है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल है, बस उसको समझ। सर्वांग समता एक ही इसका इंपॉर्टेंट रूल है जिस पर सवाल एग्जाम में पूछता है एग्जाम, राइट। रूल क्या है कि अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
और मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर डालूं उस पॉइंट से जो दोनों बराबर भुजाओं के बीच में, हर एक पॉइंट से नहीं, उस पॉइंट से डालूं जो दोनों बराबर भुजाओं के बीच में। यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक चीज समझिएगा यार, ये वाली साइड बराबर है इस ट्रायंगल की। मैं इनके नाम दे देता हूं, ए बी सी और एम, राइट। तो ए बी बराबर ए सी क्योंकि आइसोसेलेस है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री हो गया, और हमें पता है ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल बराबर इसके। अब 90 ये हो चुका है, ये बराबर हो चुका है, तो ऑब्वियसली तीसरा वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, यस और नो? तीसरा वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, और साइड कॉमन है। अब देखो करना क्या है, बोले सर एक साइड तो ए बी बराबर है ए सी के, फिर दूसरी साइड है ए एम कॉमन है दोनों में, और ए बी और ए एम के बीच में एंगल बन रहा है बी ए एम, बी ए एम, ये एंगल बराबर है एंगल एम ए। तो दोनों बराबर साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बोले सर ये कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, दैट मींस ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तब हम कहते हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो एक मीडियन भी हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, राइट, और जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। लॉजिक समझ में? अब यहां से मैं एक नया काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, ये जो भी एंगल है मान लो ये एंगल बराबर है, तो मैं सिमेट्री यूज करते हुए जितना बड़ा ये एंगल है उतना बड़ा ही एक और एंगल ड्रॉ करूं, ये वाला एंगल। तो यहां पर भी ये छोटे छोटे ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बाहर वाले टुकड़े भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये रूल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने क्या समझाया कि जो हमने एक लाइन यहां से ड्रॉ करी, इसको हम ले लेते हैं एपी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करी ए क्यू। ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करिए कि जो एंगल ये बनेगा पी ए एम वही एंगल बनाएगा क्यू ए एम। ये इस तरीके से हमने जानबूझ के ड्रॉ करी है, करेक्ट है। तो अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर अब देखो कॉन्ग्रुएंसी कैसे काम करेगी। बोले सर ट्रायंगल पी ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू ए एम के, ये छोटे वाले भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, साइड वाले जो बन रहे हैं ट्रायंगल बी ए पी, बी ए पी, बी ए पी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ए क्यू के, टुकड़े भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बोले टुकड़े कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? अरे कर लो ना भाई, देखो अगर हमें पता है कि पूरा एंगल बराबर, एंगल एक टुकड़े, उसमें से अगर बराबर बराबर हिस्सा अगर हम काट, जैसे मान के चलो कि बी ए एम ट्रायंगल 50 डिग्री का था, तो इधर वाला सी ए एम भी 50 का ही होगा, राइट। अच्छा, उसमें से हमने 30-30 के टुकड़े काट दिए, तो ये दोनों भी 20-20 के ही हो जाएंगे। अब अगर 20-20 के हो चुके और हमें पता है अंदर वाले अगर ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट थे तो ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, तो ये बराबर उनके बीच का एंगल बराबर, तो त्रिभुज फिर से कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट पर पेपर में एक सवाल आता है, आपके सामने रखते हैं हम 2 सवालों को, आप जरा देखिए। एक सवाल तो बेहद आसान है, कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है। फिर आपको दिया चित्र में ए बी बराबर है ए डी, मतलब ए बी बराबर है ए डी, राइट। ए सी बराबर है ए ई, ए सी बराबर है ए ई के, तो 2 बराबर भुजाएं हो गई। और बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर, ये वाली दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। मेरे भाई एक बात बताना यार, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके। अच्छा, जब 2 साइडें, 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है तो सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण ये भी बराबर होता है। जब भी 2 लाइनें ऐसे कट करती हैं तो आपको पता है कि ये सामने आमने सामने कोण बराबर होते हैं, राइट। तो ये एंगल भी बराबर। अब 2 बराबर भुजाएं और उनके बीच का एंगल हो चुका है बराबर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज ई डी ए के। अब यहां पर एक कैच है, ये कैच समझो, क्योंकि यहां से अगर कैच नहीं सुधारा तो सिमिलरिटी में प्रॉब्लम आएगी। जब भी आपको ट्रायंगल को इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर करना है, तो ध्यान रखना जो साइड बराबर है वो सेम प्लेस पर आनी चाहिए, जो एंगल बराबर है वो सेम प्लेस पर आना चाहिए। जैसे ए बी साइड पहले रखी है, ए बी किसके बराबर है? बोले सर ए बी ए डी के बराबर है, तो आगे ए डी आना चाहिए। ए एंगल ए बी सेम हो गया, फिर बी डी,
पहले दो टर्म ए बी, तो यहां के पहले दो टर्म ए डी बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में ए सी कैसे बन रहा है बोले सर, पहला और आखिरी। तो ये देखो ए सी बराबर ए ई, तो ए सी अगर यहां से पहला और आखिरी टर्म मिलकर के साइड बराबर हो रही है, तो यहां से भी पहला टर्म मिलकर के साइड बराबर हो रही है। मतलब इस नाम को लिखने में ही पूरा गेम है। ये नाम हमें इस तरीके से लिखने हैं कि हम फिगर बनाएं या ना बनाएं, हम सिर्फ ये नाम पढ़ करके ही बता सकें कि भैया एंगल ए बराबर एंगल ए की है, एंगल बी बराबर एंगल डी के है, एंगल सी बराबर एंगल ई के है, ए बी बराबर ए डी के है, पहले दो टर्म ए बी, तो यहां के पहले दो टर्म ए डी, बी सी बराबर डी ई के है, और ए सी बराबर ए डी के है। ये नाम इस तरीके से रखते हो, सिमिलरिटी में ये बहुत काम करेगा। अब यार यहां से देखो, जब कॉन्ग्रुएंसी है, ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर इसके हो गया, तो भैया कॉन्ग्रुएंसी में 15 बराबर 15, तो डीई की लंबाई कितनी हो जाएगी बोले सिर्फ 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। बेहद आसान सवाल, सीजन 2023। अब वो सवाल दिखाता हूं जो आपसे पूछा। एक क्वेश्चन दिया गया, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बीसी पर इस प्रकार पॉइंट बने हैं कि एडी बराबर एई। समझिएगा जरा, फिगर बनाते हैं, ज्योमेट्री है तो फिगर बहुत जरूरी चीज है। ये एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी और सी, और यहां पर हमने आपसे बोला है कि एडी बराबर एई, डी और ई ऐसे पॉइंट ढूंढे हमने कि एडी, ये डी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और इस तरीके से ढूंढा है कि एडी बराबर एई के है, तो मतलब ये लाइन बराबर इस लाइन। फिर उसके बाद बोल रहे बी एडी, बी एडी ये वाला एंगल बराबर है ए सी ए ई, सी ए ई इस एंगल के बराबर है। इसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी जो है, ए बी जो है वो 2p+3 है, ये वाली लाइन 2p+3 हो गया। और क्या दे रखा है, बी डी बराबर 2p दे रखा है, ये वाली 2p दे दी आपको। फिर ए सी बराबर 3q-1 हो गया, एंड सीई बराबर q, ये वाली लाइन q, ठीक है। तो p+q का मान पूछा। अब ये सवाल है आपके सामने, इसको कैसे किया जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं बताया, बट अगर आप गौर करके देखो कि सर जो देखो अंदर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई। अभी चूंकि मैं स्टार्ट करूं, थोड़ा सा स्लो चलना जरूरी है। मैंने पहले बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा, तो उनके भी समझ में आना चाहिए, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया कि कैसे अप्लाई करना है, फिर भाई साहब आप स्पीड पे आ जाते हो, है ना। अब कॉन्सेप्ट सिखाने में ही अगर जरा सी गलती हो जाए तो फिर समस्या आएगी, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखते टाइम थोड़ा सा समझ। अब अगर मैं त्रिभुज ए डी ई को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर सामने से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोले बिल्कुल। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, बात को जरा समझिएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा जरा, एक छोटा सा काम और पूछते हैं। यहां से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड मिड पॉइंट पर पहुंच गई, ये वाली साइड मिड पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अब अगर आप अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ और वापस अपने फिगर पे पहुंचे, तो क्या ये फिगर और ये फिगर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, पूरा पूरा मैच कर रहा है। बोले सर इसका मतलब ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैटर्न चल रहा था। हम 2p के बराबर q को कर सकते हैं, हम 2p+3 के बराबर 3q-1 को कर सकते हैं। सर AD बराबर AE है, यहां पर अगर हमने नाम लिख दिया m, तो DM बराबर MC के हो जाएगा, BD बराबर EC के हो जाएगा, PM बराबर CM के हो जाएगा। बात समझ में आई यहां से? करेक्ट है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये सब आइसोसेलेस चल रहे थे, तो यहां से मैं एक रिजल्ट ये भी लिख सकता हूं कि अगर हमारा ये वाला ट्रायंगल, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, जरा समझिए, हाईलाइट कर दे रहा हूं, अगर हमारा ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर रिजल्ट आएगा कि 2p बराबर होगा q के, पहला का एक चीज हो गया। अब अगर 2p बराबर q के, तो ये वाली साइड हो जाएगी q+3, जो कि बराबर होगी 3q-1 की। अब q को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2q, और -1 इधर आएगा तो 4, तो मेरे भाई q बराबर आ जाएगा 2। और जैसे ही आया q बराबर 2,
तो P बराबर आ जाएगा 1। अब P बराबर 1 आ चुका है, Q बराबर 2 आ चुका है, तो इसकी वैल्यू 1 + 2, तो रिक्वायर्ड वैल्यू 3। ये कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, राइट। ये एक अच्छा सवाल था कॉन्ग्रुएंसी पे। इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी पर चर्चा करेंगे और सिमिलरिटी से रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब चूंकि सिमिलरिटी शुरू कर रहे थे, बट सिमिलरिटी का एक छोटा सा पार्ट कॉन्ग्रुएंसी था, तो मैंने कहा उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब सीख रहे हो तो ढंग से सीख रहे, है ना। वैसे भी वाईटी पर लिमिटेड क्लासेस ही होती हैं, जब सीख रहे हो तो थोड़ा सा ढंग से सीखते हो। चलिए अब एक काम करते हैं, सिमिलरिटी पर बात करें। तो एक ही चीज का ध्यान रखना, एक ही चीज का ध्यान रखना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई, नाम ढंग से लिखना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक त्रिभुज ये है ए बी, और एक त्रिभुज हमने बनाया ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में, राइट। अच्छा, अगर मैं इनके नाम लिख दूं, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। यहां पर मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि हमारा त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ, ठीक है, सिमिलर है। अब इसको मैं लिख किस तरीके से रहा हूं, जो मुझे सिखाना है वो समझो। अगर मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ के, ये सिमिलरिटी का साइन होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, मतलब ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। बात समझ में आई? अच्छा, वही करस्पॉन्डिंग साइड। अच्छा, इसके बाद जब सिमिलरिटी आती है तो सिमिलरिटी में हम क्या बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होनी है, तो देखो अगर हम पहले यहां की पहले की दो उठा रहे हैं, मतलब ए बी उठाई, तो यहां से भी हमें पहले दो ही उठाने पड़ेंगे, वही इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। यहां से अगर हम अगले दो उठा रहे हैं बी सी, आखिरी के दो, तो यहां के भी आप आखिरी के दो उठा लीजिए, ई एफ। अगर हम पहला और आखिरी उठा रहे ए सी, तो यहां से भी पहला और आखिरी डी एफ उठा लीजिए। बात समझ में? यही रेशियो में आपको सबसे बड़ी समस्या आती है, और समस्या को एक ही चीज निकाल सकती है, ये नाम। अब अगर यहीं पर अगर मैं एक दूसरा फिगर बनाऊं, मैं यहीं पर अगर आपके सामने एक दूसरा फिगर बनाऊं, जरा समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज हमने लिया ये ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने लिया छोटा वाला डी ई एफ। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। अब मुझे बताइए जरा कि यहां पर क्या सिमिलरिटी रहेगी। तो अब देखो, नाम पता है क्या लिखेंगे आप कि सर त्रिभुज ए बी सी, यहां पर तो एक नाम तो कैसे भी लिख लो। अब दूसरा नाम, बोले ए के बराबर ई है तो ई, बी के बराबर एफ है एफ, और सी के बराबर डी है। तो त्रिभुज एबीसी सिमिलर होगा त्रिभुज ई एफ डी के, ना कि डी ई एफ के। समझ में? जो एंगल बराबर है उसी के रिलेटेड। अब करस्पॉन्डिंग साइड अगर निकाला जाए तो बोले सर यहां से पहले दो लिए तो यहां से भी पहले दो लेंगे, ई एफ का रेशियो ये बराबर होगा। आखिरी दो लेते हैं तो बी सी अपॉन एफ डी का रेशियो, और पहला और आखिरी लिया ए सी अपॉन ई डी का रेशियो। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब जनरली बोल दिया दो त्रिभुज सिमिलर है, तो आपको रेशियो निकालने में ही तो मेन प्रॉब्लम आता है। आ गया रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एक तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट मेरा रहता है, सिमिलर फिगर। ये सिमिलर फिगर क्या है? जब सिमिलरिटी पढ़ रहे तो सिमिलर फिगर भी पढ़ो। अब एक मेरा कॉन्सेप्ट, सिमिलर फिगर में मैंने कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। यहां पर हमने ये पढ़ा है कि साइड्स का रेशियो सेम होता है। नहीं भाई, साइड्स का रेशियो नहीं सेम होता है। फिगर अगर सिमिलर है, सिमिलर फिगर पे आप बाउंडेड नहीं हो कि वो ट्रायंगल ही हो सकता है, कतई बाउंडेड नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। वो ट्रायंगल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रेटल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है,
कौन हो सकता है? स्फीयर। बोले मतलब मैंने कहा जितने भी फिगर हो सकते हैं सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना। भाई आप एक फुटबॉल ले आओ और एक क्रिकेट वाली बॉल ले आओ, एक फुटबॉल लेके आ रहे हैं और एक क्रिकेट वाली बॉल लेकर के आए, तो दोनों का शेप शेप तो सेम है ना, साइज डिफरेंट है। तो अगर साइज डिफरेंट है तो वो कॉन्ग्रुएंसी पे तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों ही गोल है, तो क्या वो सिमिलर फिगर की कैटेगरी में नहीं आएंगे? तो स्फीयर भी हो गया। यस और नो? वही चीज मैं बोल रहा हूं कि सिमिलर फिगर में क्या क्या रहेगा। तो मैंने यहां पे कुछ डायमेंशंस लगाए। मैंने कहा 1D, जो पुराने बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, 2D और 3D। इसके लिए मेन प्रायोरिटी पे आपका जो कंडीशन है वो ये है कि फिगर सिमिलर होने चाहिए। ये हर जगह नहीं लगेगा, फिगर सिमिलर होना चाहिए। और अगर फिगर सिमिलर है तो आप इसकी वजह से बहुत कुछ आसान करने वाले। अब यहां पर ये 1D 2D 3D क्या है? 1D मतलब वो यूनिट है जिनका प्रेजेंटेशन हम यूनिट पावर 1 से करते हैं। यूनिट पावर 1 का मतलब क्या है वो भी समझा देता हूं आपका। यूनिट पावर 1 का मतलब मेरे भाई ये है कि जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन, लंबाई की वैल्यू आप क्या रखते हो, 7 सेंटीमीटर है ना, 8 मीटर, तो मीटर की पावर कितना है, 1 है, तो लंबाई आपका 1D फिगर में आएगा। चौड़ाई ऐसे ही जाता है। ऊंचाई, परिमाप को आप क्या लिखते हो, एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मतलब यूनिट 1 है। बोले सर ये 1D फिगर में है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मीडियन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इन रेडियस, सरकम रेडियस, परिधि, इन सब चीजों को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो बोले सर इन सबको यूनिट 1 में जाता है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक ही रहता है। ठीक है, तो जिन जिन को हम यूनिट 1 में रिप्रेजेंट करते हैं वो सब के सब हमारे 1D फिगर में। अब इतने से आप समझ गए कि 2D फिगर में क्या आएगा। बोले 2D फिगर में वो आएगा जिसका यूनिट का पावर 2 हो। और यूनिट का पावर 2 किसका होता है, एरिया का। अब वो एरिया चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे सिंपल एरिया हो, आप कभी भी एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, 3D फिगर में क्या आता है? बोले सर 3D फिगर में तो अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि 3D फिगर में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे भाई फिगर सिमिलर है तो 1D फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर एक सिंपल रेशियो को कवर करता है। और वो रेशियो क्या है कि अगर आपको 1D से 2D पर जाना है तो आपको पता है कि सर स्क्वायर करना पड़ता है, जो आपने CI में रूलिंग पढ़ा है। 3D पर जाना है तो बोले सर यहां पर क्यूब करना पड़ेगा, जो भी रेशियो दिया जाएगा। ठीक है, अगर 2D से अगर हमें 1D पर पहुंचना है तो बोले सर स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना। लेकिन इन सब के लिए कंडीशन एक ही है, फिगर मस्ट बी सिमिलर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि दो स्फीयर है, ठीक है, इनकी रेडियस का रेशियो भाई अगर 4:3 है। अब रेडियस क्या है, बोले सर रेडियस तो 1D फिगर होता है। रेडियस क्या है, 1D फिगर है। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया, अब चूंकि फिगर हो गया हमारा सिमिलर, दो बोले तो दोनों ही सिमिलर है, फिगर हो गया सिमिलर, तो रेडियस 1D फिगर है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोले सर 2D फिगर है। तो यार 1D से 2D कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर से। तो 4 का वर्ग बोले सर 16, 3 का वर्ग, तो इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो 16:9 आएगा। वहीं पर अगर पूछ दिया जाए कि भाई इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए तो कितना हो जाएगा, बोले सर वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 रेशियो 9 यही 27। ये इनके वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गोले पर नहीं, कहीं पर भी आप लगाओ, बस फिगर सिमिलर होना चाहिए। आपके एग्जाम का एक सवाल आपको दिखाते हैं, आप उसे खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग सिमिलरिटी पर थोड़ी सी डीप चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज सिमिलरिटी में आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक जैसे ये सवाल है, पेपर का है, आंध्र प्रदेश PCS के पेपर में यह सवाल पूछा गया था आपसे कि दो गोले के घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, दो गोले हैं तो इसका मतलब सिमिलर फिगर हो गया, तो इसका मतलब 2D का रेशियो कितना है, बोले सर 1 रेशियो। अब पूछ रहे हैं इनके आयतन का बताइए, 3D पूछ रहे हैं। तो अगर मेरे भाई 2D का रेशियो 1:4 है, तो अब आप बताओ 1D का रेशियो कितना हो जाएगा,
बोले सर 2D से 1D आने के लिए वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा 1:। अब हमसे 3D आयतन का पूछ रहे हैं, आयतन होता है 3D, तो 3D का रेशियो कितना हो जाएगा सर, अब इसका 1 का क्यूब कर दीजिए तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1:8 है। कहीं पर ऑप्शन सी का, ये समझ नो डाउट ये अभी तक आपको आता, लेकिन इससे और भी बेहतर चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें भी समझेंगे। बट आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ पाए। मैंने कौन कौन से आपको कॉन्सेप्ट समझाए? पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि जो ट्रायंगल के नाम रखने हैं वो भाई थोड़े से संभल के रखने हैं, है ना, उनमें जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि मेन गेम यहीं पर आएगा। तो ये सिर्फ साइड का रेशियो नहीं होता है मेरे भाई, अगर मैं यहां पर सर्कम रेडियस का रेशियो भी निकालूं तो वो भी यही इसी रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर्कम रेडियस भी तो 1D फिगर ही है। अगर मैं इन रेडियस का रेशियो निकालूं दोनों ट्रायंगल की तो बोले वो भी वही होगा। अगर मैं दोनों की करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो निकालूं तो करस्पॉन्डिंग रेडियस मतलब मीडियन मतलब कि अगर इस एंगल से आप डाल लें तो यहां पर भी इसी एंगल से जो मीडियन डालोगे तो उनका रेशियो भी बराबर होगा। अगर मैं पेरीमीटर का रेशियो पूछूं तो बोले सर पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा। जितने भी 1D फिगर में नाम आते चले जाएंगे वो सब का रेशियो यही हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो, बोले सर 1D फिगर है ना, इसका डबल करो, सॉरी इसका वर्ग करो, तो अगर ये रेशियो मान के चलो 3:2 आ रहा होगा तो एरिया का रेशियो 9:4 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना? तो एक तो ये चीज और दूसरी ये चीज, क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई? क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना, तो बस नाम ध्यान से रखना, वहां गलती ना हो, ठीक है। चलो एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे एक ट्रायंगल है मेरे भाई, ध्यान देना, एक ट्रायंगल है, मोस्ट फेवरेट फिगर एग्जामिनर का एक ट्रायंगल है, मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ABC और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी DE, और एक बात हमने बोल दी कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, DE BC के पैरेलल है। तो एक बात बताना यार, दो जब पैरेलल लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो ये वाला एंगल बराबर होता है इस एंगल के, संगत कोण। तो अगर DE और BC पैरेलल लाइन है और एक AB ने इसको कट किया तो क्या ये एंगल बराबर होगा इसके? एक काम हो गया। क्या ये दूसरा एंगल बराबर होगा इसके? बिल्कुल होगा। और तीसरा वाला ऑटोमेटिकली बराबर, मैंने बोला दो ही बराबर करने हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के? तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगी? बोले सर यहां से आ जाएगा कि AD अपॉन, यहां से अगर AD लिया तो यहां से BC ले लेंगे, यहां से अगर हमने फिर अगली ले ली, पहला और आखिरी उठाया AE, तो यहां से भी हमें पहला और आखिरी उठाना होगा AC, बराबर हो। आप सोचो, बोले सर यहां तो आपने एक ही त्रिभुज के रखे, पिछले वाले में तो आप कुछ और कर रहे थे। पिछले वाले में आप ये कर रहे थे कि AD यहां से पहले दो लिए तो अपॉन में यहां के पहले दो AB, फिर अगर यहां से पहला और आखिरी ले रहे हैं AE तो यहां से पहला और आखिरी AC। पहले तो आप ये करें, अब अरे भैया सेम ही चीज है, रेशियो सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो वही बात तो आ जाएगी। और आगे कौन सा है? बोले सर एक और बची है DE, ये किसके बराबर हो जाएगी? BC के बराबर। बात समझ, ये रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का बन जाए। इसलिए मेरा कहने का मतलब अब समझो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा एक बात को समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख लूं तो मैं अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं आपके सामने। अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख लूं, रेशियो या पलट के लिख लो, दोनों अगर पलट के लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE, करेक्ट। अच्छा AB को हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, ये हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन AD, बराबर इसी तरीके से हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन AE। अगर अलग अलग ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस DB अपॉन AD बराबर 1 प्लस EC अपॉन AE। 1 से 1 खत्म, रिजल्ट आएगा आपके पास में, रिजल्ट आएगा DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। क्रॉस में अगर लिखना चाहो तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप गौर करके देख लो मैं क्या लिखा रहा था आपको।
आप अगर क्रॉस में लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, बोले सर AD अपॉन AE, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा DB अपॉन EC। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज डिफरेंस कॉन्सेप्ट, डिफरेंस थ्योरम। डिफरेंस थ्योरम क्या कहती है? जो रेशियो इस लाइन का होगा इसके साथ में, वही रेशियो इस लाइन का भी होगा इसके साथ में, वही रेशियो इस पूरी लाइन का भी होगा इस लाइन के साथ। ये है कंप्लीट सिमिलरिटी थ्योरम। समझ में आया? ये सिमिलरिटी है, करेक्ट है। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं। अब सवाल लगाइए। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेसिक क्वेश्चन है, आसान आसान सवाल है, सब उड़ेंगे आज। इन्होंने बोला त्रिभुज एबीसी और डीई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दोनों, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? समकोण नहीं है यार, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज है। सर्वांग सम है तो सब कुछ बराबर होगा। तो बोले द रेशियो ऑफ AC एंड DF इज 2:1, कि जो AC भुजा है पहली और आखिरी है वो यहां पर DF का रेशियो 2:1 का होगा। भाई सर्वांग सम में अनुपात चलता है क्या? बोले नहीं चलता है सर, सर्वांग सम में तो सब कुछ सेम हो जाता है। सिमिलरिटी में अनुपात चलता है, सर्वांग सम में अनुपात नहीं चलता है। तो सर ये तो लाइन गलत हो गई। अब जैसे ही हमें गलत मिल गया, मुझे लगता है कि अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। हमें गलत मिलना था, ढूंढना था, वो मिल चुका है। बाकी अगर आप चेक भी करोगे तो क्या दोनों त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा? जब सब कुछ सेम है तो परिमाप भी बराबर होगा। कह रहे AD बराबर DE, अब AB बराबर DE वाकई है, BC बराबर BC आखिरी के दोनों EF के बराबर है, ये भी सही है। तीसरा भी सही होगा। दोनों त्रिभुजों के कोणों का रेशियो समान होगा। भैया जो कोण एंगल A होगा वही एंगल D होगा, जो एंगल B होगा वही एंगल E होगा। सर्वांग समता में यही तो था ना। तो रेशियो नहीं होता है सर्वांग समता में, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन A करेक्ट। ये सर्वांग समता थी। एक और सवाल देखते हैं आपके सामने। अब जरा ये देखो, ध्यान देना यार, ये वही चीज है जो मैं आपको सिखा रहा था और SSC इस पर सवाल पूछा है। दो त्रिभुज बनाने, एक त्रिभुज बनाइएगा मेरे भाई PQR। तो PQR तो रैंडम बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। P बराबर ये हो गया आपका 52 डिग्री, Q बराबर ये हो गया 75 डिग्री, सॉरी 74 डिग्री। अब ये अगर 52 और अगर देखा जाए तो ये 6 हो जाएगा, 7 5 12, 60 में से 6 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। राइट, बन गए हमारे। अच्छा, R बराबर 54 दे भी रखा था हमने, बिना वजह निकाला। अब एक बात समझिए, ये तो गया ट्रायंगल। अब एक चीज बताओ मुझे, एक साइड पर इन्होंने कहीं सिमिलरिटी बनाई है? कहीं नहीं बनाई है, सब ऐसे ही रखा है। हमें इतना पता है P बराबर किसके है? P बराबर किसके है? बोले सर ये F के बराबर है। Q बराबर किसके है? Q E के बराबर है। और R किसके बराबर है? बोले सर R D के बराबर है। तो इस तरीके से चलना चाहिए। अब देखो P F के बराबर है, Q E के बराबर है, R D के बराबर। तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज सिमिलर है? ऑप्शन ए। अच्छा देखो दूसरे में क्या है? बोले सर यहां पर R को F के बराबर किया गया जबकि R F के बराबर नहीं है, इसलिए गलत है। यहां पर P को F के बराबर किया, सही है। R को E के बराबर किया, R बीच वाले को बीच वाला E के बराबर किया, इसलिए गलत है। P को D के बराबर कर दिया, ये भी गलत है। इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत है और ये वाला सही क्यों? अब समझ में आया वो नाम लिखना सीक्वेंस से क्यों समझाया था। और अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा, तो पहले दोनों टर्म पी क्यू यहां से उठाए तो यहां से कितना उठाएंगे? बोले सर यहां से EF उठा लेंगे। यहां से फिर आखिरी के दोनों टर्म QR उठाया तो वहां से भी आखिरी के दोनों टर्म ED उठा लेंगे। यहां से पहला और आखिरी अगर PR पिक कर रहे हैं तो यहां से भी आखिरी टर्म DF। ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड के बीच का रेशियो। बात समझ में? सिमिलरिटी को यूज कैसे करो? मोस्टली बच्चों को सिमिलरिटी यूज करना ही नहीं आता, और अगर यूज करना आ गया तो सिमिलरिटी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैंने एक ही पहचान बताई कि दो एंगल बराबर करने वाले ढूंढ लो। जैसे तुमने दो एंगल बराबर किए, काम अपने आप तैयार, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से आप बेसिक अब सीख चुके हो, आप बेसिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब सीधे सीधे सवाल लगाइए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में
बी बराबर क्यू के, बी बराबर क्यू के है, सी बराबर आर के है, तो इसका मतलब ए बराबर हो गया पी के। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर। तो दो त्रिभुज सिमिलर है ना? अच्छा, और साइड जो है वो ए बी जो साइड है पहली दोनों, वो पी क्यू का दुगना है, पी क्यू का दुगना। इसका मतलब साइड सेम नहीं है। साइड भी अगर सेम हो जाती तो फिर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते, लेकिन साइड रेशियो में है, तीनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे होंगे? बोले सर सिमिलर होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो इन्होंने बोला है सर्वांगसम के रूप में सिमिलर भी होंगे, नहीं होंगे। ना तो सिमिलर होंगे ना ही सर्वांगसम, गलत बात है। सिमिलर तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। और कह रहे सर्वांगसम तो है लेकिन सिमिलर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सर्वांगसम चीज हो और वो सिमिलर ना हो, तो ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। क्यों? क्योंकि साइड रेशियो में है और तीनों एंगल बराबर है। एक और सवाल देखते हैं। अब देखो दो त्रिभुज है, दो समान सिमिलर ट्रायंगल है, पहले लिख दिया दो सिमिलर ट्रायंगल है। और कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? बोले एल एम एन और पी क्यू आर विद मेजरमेंट साइड एंड एंगल। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एंड साइड आर। अब देखो करना क्या है, तुम्हें दो त्रिभुज बना ध्यान। यहां पर ये सवाल जो भी है सिर्फ बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिए गए हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन, जिससे कि आपका बेसिक अच्छा बन जाए। एल एम एन, उसके बाद हमने दो इधर पे लिए, नाम नहीं लिखेंगे, दूसरे के नाम नहीं लिखते हैं। चलो भाई, अब क्या दे रखा है इन्होंने? एल बराबर 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। एन बराबर 80 डिग्री, ये 80 हो गया, तो ये वाला 60 हो जाएगा। क्लियर बात है, क्योंकि तीनों का सम 180 कर। एल एम बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एल एन बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। पी क्यू, अच्छा नाम ही उन्होंने दे रखे है कि अच्छा सिमिलर ही दे रखा है, एंगल को डेविएट नहीं किया है, तो एंगल नहीं डेविएट किया तो भाई सिमिलर ही बनेगा। चलो डन। अब पूछा है पी क्यू की लंबाई आपको दे रखी है 7.5, तो आपसे पूछ रहे एंगल क्यू की वैल्यू, एक तो ये पूछ रहे हैं। तो भाई सिमिलरिटी है, तो अगर क्यू कहां पर आ रहा है? बोले सर क्यू इसके जैसा है, तो क्यू भी 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री वाले दो ऑप्शन है, चलो दो तो छुट्टी हुए। अच्छा लास्ट में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। अच्छा पी क्यू बराबर ये दिया 7.5, ये है पी क्यू बराबर 7.5, ये है। पी आर बराबर ये पूछा पी आर। अब देखो एक बात समझो, एल एम और पी क्यू के बीच का रेशियो कितना है? अब चाहे तो हम इनके बीच का रेशियो निकाल लें, चाहे तो हम एल एम और पी क्यू के बीच का रेशियो निकाल लें, या फिर हम ये कहते हैं कि जो रेशियो एल एम और एल एन में होगा वही रेशियो पी क्यू और पी आर में होगा। दोनों ही बातें सेम, राइट? तो अगर हम इधर से रेशियो निकालें कि जो 6 और 7.5 का जो रेशियो होगा, जो एल एम और पी क्यू में रेशियो होगा, वही रेशियो 8 और पी आर के बीच में होगा। हम ये कर लें, या फिर हम ये बोल दें कि जो रेशियो एल एम और एल एन के बीच में होगा, मतलब 3 और 4 का जो रेशियो बन रहा है, तो वही रेशियो यहां पर भी बनेगा पी क्यू और पी आर के बीच में। कहीं पर भी वैल्यू रखो, 7.5 रखोगे, सॉल्व करने पर पी आर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 वाला फिर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन। बात समझ गए? यहां से भी सॉल्व करोगे तब भी आपके पास 10 ही आएगा। तो वही मैंने बताया कि चाहे तो आप इसके बराबर इसको कर लो, या फिर बोलो जो रेशियो इधर आएगा वो रेशियो इधर आएगा, दोनों ही सही है। हम दोनों को ही यूज करेंगे, और आप देखिए खुद आप यूज करेंगे, हम तो नहीं बोल रहे, आप खुद करेंगे। तो इस सवाल का आंसर, अब जरा इस सवाल को देखिए। आपको दे रखा है कि भाई ये दोनों सिमिलर है, पी क्यू आर सिमिलर है एम एन वाई के। पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर है, क्यू बराबर दे दिया आपको 55 डिग्री, ये दे दिया आपको 55 डिग्री। क्यू बराबर, पी बराबर दे रखा है मेरे भाई 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखो अलग अलग एंगल पर बात कर रखी इन्होंने, एम एन। तो एम एन तो हमें पता है कि एम बराबर 72 है, एन बराबर 55 है। तो एम बराबर 72 गलत हो गया, एन बराबर 55 तो सही है। अच्छा अगर हम आर निकालें यहां से, तो 72 और 55 7 5 12, तो ये आ जाएगा 53। तो आर बराबर अगर 53 है तो वाई बराबर भी 53 होगा, तो ये सही है। वाई बराबर 72 गलत हो जाएगा। अब दो इन पर बची, वाई बराबर 53 सही है, एन बराबर 55 सही। अब बोले सर साइड पर आओ, साइड अपनी पी क्यू बराबर 8 है, पी क्यू मतलब पहले दोनों बराबर है, तो यहां पर भी पहले दोनों, मतलब एम एन बराबर 8 होगा, एम एन बराबर 8 होगा, ना कि एन वाई बराबर 8 होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो। आप समझ पाए कि एसएससी भी
सिमिलरिटी पर कितने डेप्थ लेवल के क्वेश्चन पूछती है। हमने तो यही पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए तो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, उनका रेशियो बराबर होता है। ये देखो कितना डीप लेवल, ये तभी आप कर पाओगे जब आपने सिमिलरिटी को डीप तरीके से पढ़ा होगा। तो आज हमें लगता है कि शायद आप सिमिलरिटी का डीप कॉन्सेप्ट समझ पाए कि भाई एक्चुअल में कैसे हम ट्रायंगल के नाम को प्रेजेंट करते हैं, कौन सी साइड का रेशियो कैसे वेरी करता है, ये सारी चीजें आज आप समझ पाए। और यही इस सवालों को लगाने का काम था। अब ये सवाल है आपके लिए सेम पैटर्न का, और ये आपके लिए होमवर्क। आज होमवर्क आपको बहुत देने वाला हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इन्होंने बोला त्रिभुज एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, पेपर सीएचएसएल 2023 का। ए बी बराबर 12 दिया है, PQ बराबर 18 दिया है। इसका मतलब 12 और 18, तो इनकी साइड के बीच का रेशियो कितना हो गया? बोले सर साइड के बीच का रेशियो 1:3। ये अगर 12 है तो ये 18 दे रखा है सवाल ने, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की साइड का रेशियो 2:3 का है। करेक्ट है। चलिए अब इन्होंने पूछा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप 45 है। मेरे भाई एक बात बताना, साइड कौन सा फिगर है? अब तुम्हें याद आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया। साइड कौन सा फिगर है? बोले सर 1D फिगर है। मैंने कहा वेरी गुड। पेरीमीटर के बारे में क्या ख्याल है? परिमाप, परिमाप कैसा फिगर है? बोले सर ये भी तो 1D फिगर ही है। तो अगर दोनों 1D फिगर ही है तो उनका रेशियो वही रहेगा। करेक्ट। तो अगर साइड के बीच में 2 और 3 का रेशियो है तो पेरीमीटर के बीच में भी 2 और 3 का रेशियो रहेगा। जैसे ये रहा आपके पास ट्रायंगल एबीसी और PQR बड़ा है तो ये हो गया आपका PQR। तो अगर इनकी साइड के बीच में रेशियो है 2:3 का, तो इनके पेरीमीटर के बीच में भी तो 2:3 रहेगा। इन्होंने कहा एबीसी का पेरीमीटर 45 है। एबीसी का पेरीमीटर अगर 45 है, मतलब 2 बराबर अगर 45 के है, 2 बराबर अगर 45 के है, तो मेरे भाई 3 बराबर सॉल्व कर जाइएगा 67.5 सेंटीमीटर है कहीं पर ऑप्शन। अब अगर इसी रेशियो को अगर आपने उल्टा सीधा सीख रखा होता तो भाई अगर कई बार ऐसा लगता है तो देखो 2 तो 45 से नहीं कट रहे, तो शायद 3 बराबर 45 दिया होगा तो 2 बराबर 30 आंसर। जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा होगा वो 30 तक भी जा सकते, और बच्चे जाते हैं, है ना। तो इसलिए डेप्थ जरूरी है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताना, क्या मैं इन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो निकाल सकता हूं? बोले बिल्कुल। साइड का रेशियो 1D फिगर का रेशियो अगर 2:3 है तो एरिया का रेशियो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इनके एरिया के बीच का रेशियो 4:9 आ जाएगा। यही सब सवाल चलेंगे और कुछ चलना ही नहीं है। एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन दे रखा है समरूप त्रिभुज एबीसी और DEF की भुजाओं का रेशियो। भुजाओं का रेशियो मतलब बोले सर 1D फिगर, 1D फिगर का रेशियो हमें दे रखा है √3 रेशियो √5। भुजाओं का रेशियो 1D फिगर का रेशियो √3 रेशियो √5 दिया है। क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बोले सर 2D फिगर और समरूप है, उसके बाद ही हमने अपना कार्यक्रम बढ़ाया है। अगर फिगर सिमिलर नहीं होंगे तो ये 1D 2D मत लगाना, फिर ये काम नहीं कर रहा है। तो जब फिगर सिमिलर है तो अब 1D से 2D जाना है, वर्ग कर दीजिए, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा भाई 3:5। मतलब एबीसी जो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एरिया अगर 3 होगा तो PQ DEF जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एरिया है। आपको बता रहे बोले सर एबीसी का तो 90 है। मेरे भाई अगर 3 बराबर 90 के है तो 1 बराबर 30 के, तो 5 बराबर 150 के। ऑप्शन 1 बात समझ राइट। अब जब एरिया पर बात आ ही गई है तो अब पढ़ो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का। बहुत सवाल पूछा जाता है। एक त्रिभुज है आपके पास में एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी DE, जो इस तरीके से मैंने ड्रॉ करी है कि DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है। राइट। चलो एक त्रिभुज और बना देते हैं पास में, आपको खुशी मिलेगी। ये ABC है, राइट। और यहां पर AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को मिला है, ये DE है। तो मैं डायरेक्टली थ्योरम ही बता देता हूं, क्या डेरिवेशन करूंगा तो सीधे सीधे बता देता हूं कि जब ये मिड पॉइंट को मिलाएंगे, जब भी आप मिड पॉइंट को मिलाते हो तो DE होगा पैरेलल टू BC, एक काम। और आप कहते हो कि सर DE जो होगा वो आधा होगा BC का, वो आधा हो जाएगा BC का, ठीक है। अच्छा
आगे बढ़ते हैं और क्या रहेगा। अच्छा यहां की मैं बात करूं, ये तो हो गया इधर वाला काम खत्म, यहां का बता रहा हूं। आपसे कहेंगे बोले एक त्रिभुज एबीसी है, यहां पर हमने एक एमएन लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है जो डीई के बीसी के पैरेलल है। अच्छा यहां पर डीई लिख दिया हमने, ठीक कोई बात, डीई लिख दिया। एक हमने डीई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है जो बीसी के पैरेलल है, इस तरीके से जानबूझ के ड्रॉ करी। लेकिन इसमें एक खासियत हमने और रखी है कि ये त्रिभुज एबीसी के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटे। अच्छा एक बात समझना यार, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल कॉमन, ये वाले करस्पॉन्डिंगली बराबर। मैंने बोला था मोस्ट फेवरेट फिगर कहां गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, नहीं दिख रहा है, कहां भूल गया मैं यार। हाँ ये मोस्ट फेवरेट फिगर, तो बोले सर ये तो फिर सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो मैंने कहा सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इसका मतलब साइड रेशियो कैरी करेंगे, और अगर साइड रेशियो कैरी कर रही है तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये वाली साइड अगर एक है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये भी एक हो जाएगी, तो पूरी साइड दो रहेगी, तो ये वाकई एक होगी, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड दो की रहेंगी। तो इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के, और रेशियो होगा 1:2 का। क्लियर। लेकिन यहां पर जरा समय, अच्छा रेशियो अगर 1:2 का है तो एरिया का रेशियो कितना होगा सर, 1:4 का। अगर छोटे वाले का एरिया 1 है तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा, 4 का होगा, क्योंकि 1D फिगर का रेशियो 1:2 है, तो छोटे वाले का एरिया 1 हुआ तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 होगा। अब अगर पूरे का 4 है जिसमें से ऊपर वाले हिस्से का एरिया 1 है तो नीचे वाले के हिस्से का एरिया कितना होना चाहिए, बोले सर 3 और 1। यस और नो, ये एरिया की बात रही। यहां पर सीन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला ये 1-3 नहीं चलेगा, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करिए कि ये दोनों हिस्सों का एरिया बराबर है। इस लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि दोनों हिस्सों का एरिया बराबर, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 हो जाए। अच्छा चूंकि यार पैरेलल लाइन डाली है तो ये आपको भी पता है कि त्रिभुज एडीई सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के, पैरेलल लाइन होने की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज एडीई का एरिया कितना है, एरिया मतलब 2D फिगर, एरिया कितना है, बोले सर इसका एरिया 1 है, और बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का एरिया, बोले सर इसका एरिया 2 हो जाएगा। पूरे त्रिभुज का एरिया बोले 1 और 1 दोनों टुकड़े जोड़ दो 2। अगर 2D फिगर एरिया का रेशियो ये है, 2D फिगर मतलब एरिया, एरिया का रेशियो अगर ये है तो मेरे भाई अब साइड मतलब 1D फिगर का रेशियो कितना हो जाएगा, सर रूट ले लीजिए, तो ये 1:√2 आएगा। मतलब अगर इसकी ये साइड 1 है फॉर एग्जांपल, तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी ये पूरी साइड तो √2 के रेशियो में रहेगी। तो यार बची हुई ईसी लाइन कितनी होगी, बोले आपको सर √2 - 1। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएससी फ्रॉम ज्योमेट्री, एक नहीं तुम्हें जाने कितने जगह ये सवाल मिलने वाला है। आज के ही सेशन में तुम्हें भर भर के ये सवाल मिलेगा। फिलहाल तो इस सवाल को लगाइए, तो त्रिभुज एबीसी MNO है, त्रिभुज MNO है, MNO, AB जो है वो MN के पैरेलल रखी गई। क्लियर जा रहा है, अब तुम्हें पता है क्या क्या सीन करना है। और यहां पर अब देखना डिफरेंस कॉन्सेप्ट तुम्हारा कैसे काम करेगा। बोले MA बराबर दे दिया 2.5, AN बराबर दे दिया 7.5, MB बराबर दे दिया 2.2। अब देखो यहां पर डिफरेंस कॉन्सेप्ट लगाओ ना। बोले सर ये वाला टुकड़ा और इस टुकड़े के बीच का रेशियो 1 से 3 का है, 25 × 75। तो डिफरेंस कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी 1 और 3 का होगा, तो ये हो गया 6.6। BO पूछा है 6.6, डिफरेंस कॉन्सेप्ट है, समझ में। पूरी साइड कितना होगा सर, पूरा साइड देखा जाए 10 होगा, ये 8.8, जो भी पूछोगे चल जाएगा। अच्छा एक चीज और बताना मुझे बताओ, त्रिभुज MAB सिमिलर है त्रिभुज MNO के, अग्रीड। इनकी साइड का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा, साइड्स का रेशियो। बोले सर साइड्स का रेशियो, इसकी साइड सर 1 है, 2.5 है, पूरे की 10 है, इसकी अगर 2.5 है, पूरे की 10 है, तो रेशियो 1:4 का। अगर मैं यहीं पर पूछ दूंगा आपसे कि मुझे यार एरिया का रेशियो बताइए, 2D का रेशियो बताइए, एरिया का रेशियो बताइए, तो आपका आंसर ये रेशियो हो जाएगा 1:16। मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो पूरे का एरिया 16 होगा,
तो पूरे का अगर 16 होगा तो इस टुकड़े का एरिया 15 हो, क्योंकि पेपर में इस टुकड़े का भी एरिया बहुत पूछा जाता है कि हमें ट्रेपेजियम NABO के एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझ में आया कि क्या सीन चलने वाला है। स्टार्टिंग के लेक्चर में बस इतना ही सब सिखाना था, और जो मेरे हिसाब से आप लोग सीख गए हो, तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है आप सब बड़े आसानी से कर सकते हैं। त्रिभुज ABC में PQ क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। अब देखो वही सब थ्योरम जितना तुम्हें सिखा दिया है, आगे के सब सवाल, आगे के सारे क्वेश्चन अब बस उन्हीं पर बेस्ड है। बोले AB का मध्य बिंदु P हो गया, BC का मध्य बिंदु Q हो गया, तो आगे का कार्यक्रम आपको पता ही है, ठीक है। तो हमें एक चीज मालूम है कि जो PQ होगा वो आधा होगा BC का, और जो PQ होगा वो सिमिलर हो गए BC के। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज सिमिलर है। अच्छा, फिर क्या बोले कि R PQ पर एक ऐसा पॉइंट है जो PR और RQ, ये पॉइंट R है जो PR और RQ को 1:3 में बांट रहा है, 1:3 में बांट रहा है। ओके, PR बराबर अगर 6, अगर PR 1 बराबर अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 18 के। ये अगर मेरे भाई इतना अगर PR बराबर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 18 के। तो मेरे भाई ये बताओ PQ बराबर कितना होगा, यहां से PQ बराबर बोले 6 और 18 24, यस और नो। PQ बराबर कितना हो जाएगा 24, और आपको पता है PQ जो है वो BC का आधा है। 24 अगर BC का आधा है तो BC बराबर कितना हो जाएगा 48। इतने इतने आसान आसान सवाल, और यही सब सवाल पूछे जाएंगे आपसे, कठिन पे भी चलेंगे, बट पहले सरल पे बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया फिर आप हैवी हैवी सवालों को भी करेंगे। अब दे रखा है दो समान त्रिभुजों TUB और PG नहीं होगा PQ, आगे PQ लिखा है ना, तो PQR। दो समान त्रिभुज हैं TUB और PQR, राइट। अच्छा, इनके एरिया दे रखे आपको 18 और 32, एरिया मतलब 2D। कितना दे रखा है, बोले सर 18 दे रखा है और 32, 2 से कैंसिल किया 9 बार, जब रेशियो है ये हो गया 16। तो अगर 2D का रेशियो 9 और 16 है मेरे भाई, तो 1D का रेशियो कितना हो जाएगा, बोले सर 3:4। 1D का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। अच्छा, ये 18 किसका था एरिया, TUB का। ये वाला TUB साइड पर है और ये वाला PQR साइड पर, ये रेशियो। अब इन्होंने बोला अगर TU बराबर 6 है, देखो यार साइड एक ही अगर साइड दे रहे तो समझ लो करस्पॉन्डिंग साइड की ही बात कर रहे हैं, कोई दूसरी साइड की करेंगे नहीं। एक बात समझिए, अगर TU के साइड वाली रेशियो के अकॉर्डिंग जो 3 है वो अगर असलियत में 6 सेंटीमीटर है, तो PQ के साइड वाली जो रेशियो में 4 है वो असलियत में कितनी होगी, तो 3 बराबर अगर 6 के है तो 1 बराबर 2 के, तो 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। लग गया। जब वो एक ही साइड दे रहे तो उन्हें भी पता है ना कि और तो साइड आप नहीं निकाल सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि TU साइड का रेशियो आप QR से बना रहे हो, ऐसा तो नहीं बना पाओगे। तो उनकी भी मजबूरी है कि वो भी वही लाइन पूछेंगे जिसको आप रेशियो से निकाल सको। तो अगर एक ही साइड पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पैनिक होनी नहीं, आप तो सीधे ये लगाइए, बात खत्म। बोले सर ये तो 1D 2D बड़ा काम की चीज चल रही है काम की, और अभी तो तुम ज्योमेट्री पे खेल रहे हो, जब मेंसुरेशन में पूछोगे तो ये और ज्यादा काम की चीज बन जाएगी। फ्रस्टम जैसा डिफिकल्ट टॉपिक, एक मिनट। फ्रस्टम जैसा डिफिकल्ट टॉपिक जिसके आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, आप सिमेट्री अप्लाई करो, खत्म पूरा फ्रस्टम। आज दिखाऊंगा एक थोड़ा सा नजरिया उसका भी। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दो समान त्रिभुज हैं XYZ PQR, इनके पेरीमीटर मतलब बोले सर 1D फिगर है, 62 और 42 है। डन। तो 62 और 42 रेशियो कितना बना, बोले सर रेशियो बनेगा 31:21, यही तो बनेगा। और इन्होंने बोला PQ बराबर अगर 21 है तो XY बराबर बोले 31, ऑप्शन डी। खत्म सवाल। एक और सवाल दिखाते हैं आपको। DABC सिमिलर है DEF के, इनका पेरीमीटर 40 और 12 है।
40 और 12 पेरीमीटर है। अब बस यहीं से पकड़ लो, इनका पेरीमीटर एबीसी का, पेरीमीटर मतलब 1D फिगर, पेरीमीटर मतलब 1D फिगर। ओके, इसका 40 से 12 4 से कैंसिल करेंगे तो इसका रेशियो 10 आ जाएगा, इसका रेशियो 3, राइट। अब देखो डीई, 3 वाले को अगर 6 लिखा जाए, 3 वाला अगर 6 सेंटीमीटर है तो 10 वाला ए बी कितना हो जाएगा, तो बोले सर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन करेक्ट है। कोई समस्या नहीं, लेकिन हम बस एक चीज हर जगह पर नोटिस जरूर कर रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो सवाल नहीं है, फिर ये सिमिलरिटी पे रेशियो काम कर रहा है। अगला सवाल देखो, सीजीएल 2023, एबीसी सिमिलर है, ए बी बराबर 4 है, पी क्यू बराबर 6, ए बी बराबर 4 है, पी क्यू बराबर 6 है, तो क्या रेशियो 2:3 का बन गया। क्यू आर बराबर 9 दे दिया, ये वाला देखो क्यू आर बराबर 9 दिया है तथा आरपी बराबर 12 दिया है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताओ। त्रिभुज एबीसी का परिमाप, अब क्या हम साइड निकालेंगे, नहीं, हमारे पास ये साइड का रेशियो दे रखा है, ये रेशियो हमारे पास 1D फिगर का आ गया है, तो मुझे जरा यहां से क्या मैं पी क्यू आर का पेरीमीटर निकाल सकता हूं। पी क्यू आर की तो हमें तीनों भुजाएं पता है, पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 9, आरपी बराबर 12, तो पी क्यू आर का पेरीमीटर 6, 9 और 12, क्या ये 27 हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। और अगर पी क्यू आर का पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर है, 1D फिगर के रेशियो के अकॉर्डिंग 3 बराबर अगर 27 है तो 2 बराबर, बोले सर एबीसी का पेरीमीटर 18। मैं क्यों हर एक साइड निकालूं, बाकी अगर हर एक साइड भी निकालूंगा ना तब भी 18 ही आएगा, ये वो रेशियो है। और अगर मैं यहां से ना सिर्फ ये पेरीमीटर तक रुकता है, मैंने क्या बताया आपको, जब आप सेंटर्स पढ़ोगे तो सेंटर्स में ये चीजें बहुत वर्क करती हैं, क्योंकि इन रेडियस हो दोनों ट्रायंगल की, सरकम रेडियस हो दोनों ट्रायंगल की, और सरकम सर्किल की परिधि हो दोनों त्रिभुजों की, इन सर्किल की परिधि हो दोनों त्रिभुजों की, सबका रेशियो सेम चलेगा। मतलब 1D फिगर में जो जो तुम रिप्रेजेंट करोगे वो सब रेशियो सेम चलेंगे। 2D फिगर अगर मैं बोलूं कि ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के हमने अंदर एक इन सर्किल ड्रॉ किया, ये दोनों त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर, और हमने इन दोनों के अंदर एक एक इन सर्किल ड्रॉ किया, मुझे उस इन सर्किल का एरिया बताइए। अब क्या करोगे आप, सॉल्व करेंगे, बोले नहीं, एरिया क्या होता है, बोले 2D फिगर होता है। अगर 1D फिगर का रेशियो 2:3 है तो इन दोनों त्रिभुजों के इन सर्किल का एरिया 4:9 के रेशियो में होगा। ये कॉन्सेप्ट सिखाए हैं हम आज आपको। फिगर सेम हो, कुछ भी बना रहे, सब रेशियो पे काम करेगा। एक और सवाल दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन, आर और एस क्रमशः भुजाओं इनमें के बिंदु है, क्या है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये नहीं बताया कि मिड पॉइंट है या कहां है, कुछ नहीं बताया। एक त्रिभुज हमें दे दिया एक्स वाई और जेड, राइट, और बोले एक्स वाई पर हमने एक पॉइंट ले लिया आर और एक्स जेड पर हमने एक पॉइंट ले लिया एस। ये हमने पॉइंट ले लिया, कुछ नहीं बताया हमें इसके बारे में, हमें कोई जानकारी नहीं कि ये पॉइंट कहां पर है। इन्होंने बोला एक्स आर बराबर ये दे दिया है 15 और एक्स वाई बराबर पूरा 25 है, तो ये वाई आर 10 हो जाएगा। एस एक्स बराबर 12 है और वाई जेड बराबर पूरा अगर 20 है तो ये 8 हो जाएगा। मेरे भाई एक बात जरा समझिएगा, एक बात जरा समझिएगा मेरी, ठीक है। ये अगर 15 थी तो ये 10 हो गया, 3 और 2 का रेशियो, तो ये अगर 12 है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये भी तो 3 2 का रेशियो बना रहा है, ये 3 2 का रेशियो है तो ये भी 3 2 का रेशियो है। तो क्यों ना मैं ये बोल सकता हूं कि त्रिभुज एक्स आर एस सिमिलर होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तभी तो ये रेशियो मैच कर रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वाई जेड पैरेलल होगा, वाई जेड पैरेलल होगा आर एस के, ये भी रिजल्ट सही है। अच्छा, फिर और आर एस पूछ रहे हैं, अब ये आर एस किसके बराबर है ये देखो। तो एक बात बताओ यार, जो आर एस है ये छोटे वाले ट्रायंगल की इधर वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड, बोले सर छोटे वाले ट्रायंगल की एस आर कितना है, बोले सर 15 है, राइट। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल एक्स बाई कितना है, एक्स बाई कितना है, बोले सर एक्स बाई 25 है। तो रेशियो कितना हुआ इन दोनों के बीच में, 3:5 का रेशियो, राइट। तो अगर ये वाली साइड 3 होगी रेशियो में, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी रेशियो के अकॉर्डिंग, राइट। वो वही पूछ रहे हैं कि जो आर एस है जो 3 है,
वो YZ से कैसे रिलेटेड है, तो आप क्या लिखोगे, YZ बराबर RS बराबर, बोले सर 3/5 YZ, 3/5। अब YZ की वैल्यू 5 रखी है तो आंसर 3 आ जाएगा RS का। सिंपल रेशियो है, आप यही तो लिखोगे, बोले RS और YZ का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3:5, बस YZ उधर भेज दो, आगे आंसर। तो साइड दी गई थी इसलिए हमने उनको रेशियो में ब्रेक कर लिया। ग्रेजुएट लेवल 2023 का सवाल है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो एबी और एसी को पॉइंट टी और एस पर काटती है। आपको सब डाटा दे दी गया, एसटी की लंबाई पूछेगी। ये आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद और कुछ पढ़ाएंगे आप। ये लीजिए, ये हमने त्रिभुज बनाया, नाम क्या है, बोले सर एबीसी, है ना। फिर उसके बाद बीसी के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी, ये एसटी लाइन खींच दी। एबी और एसी को एस और टी पर काट रही है। एबी बराबर पूरा, देखो ध्यान देना, एबी बराबर पूरा 8.3 है, बीसी बराबर 16.6 है, बीएस बराबर 5.3 है, 5.3। तो एसटी की लंबाई पूछे। अब देखो फिर से तुम्हारा वही चल रहा है, बोले सर सिमिलर है, पैरेलल है तो सिमिलर है। मैंने कहा हाँ, बोले अगर ये 8.3 पूरा है, ये 5.3 है, तो इसका मतलब बचा हुआ सेक्शन ये 3 सेंटीमीटर होगा। डन। अब ऐसे देखो सिमिलरिटी कैसे काम करेगी, बोले सर पूरे वाले की ये बड़ी वाली लाइन और बेस वाली लाइन के बीच का रेशियो मुझे दिख रहा है 8.3 और 16.6। बोले सर रेशियो 1 और 2 का है, ये 8.3 है तो ये 16.6 है। रेशियो 1 और 2 का है तो यहां पर भी सर रेशियो 1 और 2 का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लग गया सिमिलरिटी, आंसर ऑप्शन ए। समझ में आया ना, सिमिलर फिगर है, कहीं से भी सिमिलर सिमेट्रिक रेशियो निकालते जाओ, कोई भी रेशियो निकालते जाओ, 1D फिगर पे है, सब बराबर चलेगा, कुछ भी अंतर नहीं होना है। करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल आपका होमवर्क कर देंगे। ये सवाल आपका होमवर्क कर ले जाएंगे, ठीक है, देख लेता हूं। ओके हाँ, ये हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। और आज जितने सवाल मैं दे रहा हूं ना होमवर्क में, मुझे बताइएगा आप लोगों ने कितने लगा लिए हैं, ठीक है। अगेन होमवर्क, एक और होमवर्क है ना, नहीं ये नहीं, ये हम करते, ये हम करते कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी करते जाएंगे, आप लोगों के सहारे थोड़ा सा हम भी सीख लेते हैं यार, है ना। मैथ थोड़ा सा कमजोर है मेरा, तो आप लोगों को सिखाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा सीख लेता हूं। पी और क्यू क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड पर बिंदु है, इस तरीके से है कि पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है तो ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा पी क्यू, अब ध्यान देना जरा, पी क्यू मतलब ये वाला 3 है और वाई जेड 8 है। अगर ये 3 है तो ये वाला भी रेशियो में 3 हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 88, ये 88 दे रखा है। अब मेरे में देखो, जो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है उसकी साइड 88 है, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस जो 3 है उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, बोले सर 33। पूछा क्या है, एक्सपी की लंबाई पूछा है 33, आंसर। अच्छा एग्जामिनर यहाँ पे खुरापात भी कर देता है, वो पूछ देगा आपसे वाईपी की लंबाई बताओ और 33 रख देगा पहला ऑप्शन। ये एग्जामिनर की हरकतें होती हैं, तो यहां पर बचना तुम्हें है। अगर उसने वाईपी पूछा होता तो ये 88 है, ये 33 है, तो वाईपी की वैल्यू 55 हमें निकालना पड़ता है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग लग रही है आजकल सवालों में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब वो रटने वाला टाइम नहीं है यार, अब समझने वाला टाइम है। चलिए अब ये देखो, पेरीमीटर दे रखा है 120 और 240। पेरीमीटर अगर दे रखा है तो इसका मतलब ये है आपका 1D फिगर, तो रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर, एक बराबर अगर 30 के है तो UV की लंबाई 2 बराबर 60 के। मैं क्या ही सॉल्व करूं इसमें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये परिमाप ये दे रखा है, लंबाई ये होगी, होमवर्क ये सवाल लगाइए, पेपर CGL में आया हुआ है। त्रिभुज ABC है, ध्यान देना, त्रिभुज ABC है, A B और C, जहां DAB पर एक बिंदु है और EAC पर एक बिंदु है। इस तरीके से बिंदु है कि ये ABC के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, ये ABC के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1। समझ में आया मैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। मतलब हमें यह पता है कि अगर देखो पैरेलल लाइन खींच रहे हो, है ना, सिमिलर लाइन खींच रहे हो, पैरेलल लाइन अगर खींच रहे हो तो ये तो हमें पता है कि त्रिभुज
ए डी ई का जो सिमिलरिटी होगा तो त्रिभुज एबीसी के साथ में। अब इसका एरिया कितना बोले सर, इसका एरिया 1 है। मैंने कहा एबीसी का एरिया कितना बोले सर 2 है। ये मेरे भाई 2D फिगर का रेशियो, तो 1D फिगर का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 1D फिगर मतलब साइड का रेशियो आएगा 1:2। मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर, मतलब ये है कि अगर AD ये वाली साइड को अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग 1 लिखूं, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 लिखूं, तो मुझे पूरी साइड AB को √2 लिखना पड़ेगा। और अगर पूरी साइड √2 है जिसमें से ये 1 है, तो ये वाली साइड √2 - 1 लिखना पड़ेगा। यही मैंने सिखाया था अभी आपको। अब देखो इसी पर वो पूछेंगे, उन्होंने क्या पूछा है, डीबी। डीबी कितना है? √2 - 1। और AB ये कितना है? √2। तो √2 - 1:√2 ऑप्शन ही करेक्ट है। ये सवाल है, ऐसे सवाल पूछेंगे वो आपसे, समझ गए? तो समझ में आई ये 1D 2D फिगर कितना इंपॉर्टेंट चीज था। एक दो सवाल और आपके सामने पेश करते हैं। ये सीजीएल 2019 में, ये कहां पर है? सीजीएल 2023 में है। ये कहां पर है? ये सीजीएल 2019 में है। एबीसी में ई और एफ ऐसे पॉइंट खींचे गए, एफ ई पैरेलल टू बीसी। एफ ई त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले हिस्सों में बांटता है। फिर से वही कार्यक्रम शुरू। ये लीजिए, ये हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। एफ है ए बी पर, राइट, और ई है ए सी पर, करेक्ट है। दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इसने, बराबर बराबर एरिया में बांट दिया। अब एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी को हमने परपेंडिकुलर डाला। अगर ये एडी परपेंडिकुलर टू बीसी होगा, ये अगर यहां परपेंडिकुलर, तो पैरेलल लाइन होने की वजह से ये यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। ठीक है, जो एफ ई को जी पर काटता है, ये जी पॉइंट पर काट दिया। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जीडी, जीडी मतलब ये रेशियो एजी, ये वाला रेशियो, ये पूछ रहे। क्या गजब सवाल है। अब ये निकालो, परेशान होने के लिए तैयार है क्या है? बोले देखो यार सर, बराबर बराबर है, इतना हमें पता है कि त्रिभुज ए एफ ई सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। बोले हाँ। बोले एरिया का रेशियो है 1:2, 2D फिगर का, क्योंकि बराबर हिस्से में बटा है। तो बोले सर 1D फिगर का रेशियो हो जाएगा 1:√2। मैंने कहा अग्रीड, क्लियर बात कर रहे हो, आगे मैं क्या करूं? बोले अब देखो, एजी और जीडी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा छोटे वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर। बोले रेशियो के अकॉर्डिंग ये कितना होगा? रेशियो के अकॉर्डिंग ये कितना होगा? बोले सर 1 होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग। बोले गुड। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग इधर वाले का हमने परपेंडिकुलर लिया, तो रेशियो के अकॉर्डिंग बड़े वाले का भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? बोले सर बड़े वाले का परपेंडिकुलर ये √2 हो जाएगा, बड़े वाले का परपेंडिकुलर ये √2 हो जाएगा। अब अगर बड़े वाले का परपेंडिकुलर √2 है, छोटे वाले का 1 है, तो इधर वाला परपेंडिकुलर बोले सर √2 - 1 हो जाएगा। जीडी बराबर √2 - 1। उन्होंने पूछा जीडी मतलब √2 - 1 और एजी 1, √2 - 1 रेशियो। ये सवाल था ना। सिर्फ वो इसकी, मैंने क्या बोला, अगर वो इसका एंगुलर बाइसेक्टर का रेशियो भी पूछेंगे ना, तो भी वो रेशियो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के बीच में 1:2 का, √2 का ही आएगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर भी तो 1D फिगर ही है ना, लंबाई में ही तो नापोगे, है ना। अगर परिमाप पूछ दे, बोले अगर मैं इस छोटे सर्किल में, एक छोटे त्रिभुज में एक सर्किल बनाऊं और बड़े त्रिभुज में भी एक सर्किल बना दूं, मुझे उस सर्किल का परिधि बताइए, परिधि का रेशियो क्या है? तो परिधि किस में नापते हो? 1D फिगर में। परिधि किस में नापते हैं? 1D फिगर में। तो अगर साइड का रेशियो 1:√2 है, तो परिधि का रेशियो भी 1:√2 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट था, समझ गए? चलिए आगे और बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए। दो त्रिभुज MNO और XYZ एक जैसे दिए गए, इनकी भुजाओं का रेशियो, साइड का रेशियो 1:, ये है। बड़े त्रिभुज का एरिया, अब देखो यार, बड़ा त्रिभुज अगर कौन सा होगा? बोले सर 9:4। ये वाला बड़ा है, ये 1D है, तो 2D का रेशियो कितना हो जाएगा? बोले सर 9 का वर्ग 81, रेशियो 4 चौको 16, ये आएगा एरिया का।
बोले बड़े त्रिभुज का एरिया ये रखा, अगर 81 बराबर 243 है तो 1 बराबर 3 के, तो 16 तिहाई बोले सर 48, छोटे वाले का एरिया ये हो गया। एक और ले लो, एक काफी लंबा चौड़ा सवाल CHSL 2023 का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल RST, ये हमने ट्रायंगल बनाया मेरे भाई RST, इन्होंने बोला M और N दो पॉइंट है जो RS पर है, ये हो गया, और RT पर है, ये M और N दो पॉइंट है, M और MN पैरेलल टू बेस ST। ओके, अच्छा फिर बोल रहे RM जो है मेरे भाई ध्यान देना जरा, RM ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये MS का 1/3, मतलब अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाला साइड 3 है। MS जब 3 होगा, MS जब 3 होगा तब RM 1 होगा। इसका मतलब पूरी साइड कितनी है पूरे ट्रायंगल की? बोले सर 4। इन्होंने पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN और ट्रेपीजियम MNST। अब एक बात बताना यार, त्रिभुज RMN सिमिलर है त्रिभुज RST के। RM की साइड अगर 1 है तो RST की साइड 4 आ रही है, मतलब 1D फिगर का रेशियो आ रहा है ये। तो 2D फिगर एरिया के बारे में, क्योंकि उन्होंने एरिया पूछा है, तो एरिया का रेशियो 1:60। मतलब अगर छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 होगा, मेरे भाई ध्यान देना जरा, अगर छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 होगा तो पूरे त्रिभुज का एरिया कितना होगा? 16। अब पूरे का अगर 16 है, उसमें से एक ऊपर वाले का है, तो बचा हुआ 15 यहां पर जाएगा। इन्होंने यही तो पूछा है, RMN का एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया 15। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू? आंसर बोले सर 1/15 ऑप्शन। वो कितना भी कॉम्प्लिकेट करते रहे, तुम समझ चुके हो अब सिमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके एक्सप्लेनेशंस और देखते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस और देखते हैं। यहां तक तो तुम सब लोग कर जाओगे। तो एक और सवाल आपके लिए होमवर्क, ठीक है, कर पाएंगे? चलो इसको लगवा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सवाल तुम्हारे होमवर्क। त्रिभुज STU में V भुजा ST पर पॉइंट है, W भुजा इस पर पॉइंट है। आपको पता है कि जो SVW है वो छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, राइट? ठीक है, छोटे वाले और बड़े वाले का क्या दे रखा है ये देखते हुए कि इतना समलंब चतुर्भुज सॉल्व कर लेते हैं, फिगर बना लो, ज्यादा सही है, नहीं तो फंसोगे। और STU, ST पर पॉइंट हमने ले लिया V और ये पॉइंट ले लिया W, ठीक है। VWUT हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है तो ये भुजाएं पैरेलल होना तय बात है। समलंब तभी बनता है जब आमने सामने की ये भुजाएं पैरेलल हो। यह देखते हुए तो पैरेलल है तो सिमिलरिटी तो लग गई हमारी। यह देखते हुए कि VW अगर ये 2 है, ये अगर 2 है तो TU 7 है। इसका मतलब 1D का रेशियो दे दिया इन्होंने। क्यों भाई? 1D का रेशियो इन्होंने दे दिया ना, 2:7। फिर पूछ रहे हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल से रेशियो पूछा है, तो 2D का रेशियो बताइए। तो ये 4 हो जाएगा और ये 49। अब मेरे भाई देखो, छोटा वाला इसका एरिया कितना होगा? बोले सब 4, तो पूरे का एरिया 49 है, जिसमें से 4 अगर निकाल देंगे तो ये वाला एरिया 45 हो जाएगा या नहीं? तो समलंब चतुर्भुज का एरिया पहले रखा उन्होंने, तो पहले 45 रखो और बाद में त्रिभुज STU कितना एरिया रखोगे STU का? बोले सर STU का 49 है, तो वो जानना चाह रहे 45 ये है, 49 वो है। ऑप्शन सी के बारे में जानना चाह रहे। और अगर नजर हटी तुम्हारी हल्की सी भी तो आप देख सकते हो ऑप्शन दिमाग खराब करने लायक तो इन्होंने खूब रखे हैं, इसलिए नजर तेज जरूर रखना। तो ये सब सवाल थे, ये सब सिमिलरिटी क्वेश्चन है। आई थिंक हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली। अब मैं आपको सिखाता हूं कुछ और चीजें मजेदार वाली। ये सवाल आपका होमवर्क है, आप करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में। DE पैरेलल टू BC है। BC बराबर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा जरा, एक दो सवाल मजेदार है। DE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेशियो 4 और 3 का बन गया। अब ADE का एरिया, अब देखो रेशियो कितना है? बोले सर रेशियो इसका 3 है, इसका 4 है, यही तो बनेगा, यस और नो। अब 3 वाले का DE, इसका एरिया 3 वाले का एरिया कितना दे रखा है? बोले सर 90 है ना। तो 4 वाले का एरिया पूछा है, 120 आंसर लिखा है। 3 वाले का एरिया 90 दिया, 4 वाले का पूछा, तुरंत 120 की तरफ भागेंगे। मैंने क्या बोला था?
नजर हटी दुर्घटना घटी मेरे भाई, जो रेशियो ले निकाला है ना आपने, वो साइड का रेशियो है 6 और 8, 6 और 8। मतलब बोले सर ये 1D फिगर का रेशियो है 3 और 4 का। तो मैंने कहा एरिया का बताओ 2D का रेशियो कितना होगा? बोले सर 2D का रेशियो होगा 9 और 16 का। और 2D के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर 9 बराबर 90 के है, 9 बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के है, तो 1 बराबर 10 के, तो 16 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखो, फोकस रखो चीजों पर। फोकस अगर इधर से उधर हुआ तो गड़बड़ है। अब 1-1.25 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में आपने कॉन्सेप्ट को डीप तरीके से समझ भी लिया, कहां कहां आपसे गलतियां होती थी, कहां कहां आप गलतियां करते थे, वो सारी चीजों पर भी रोकथाम हो गई। 30 से ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। अब आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिमिलरिटी से रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है, उस पर भी बात कर लेंगे। इसके बाद और बचता क्या है कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बोला मेरी क्लासेस थोड़ी सी लंबी जरूर चलती, मैं स्पीड में आके यूट्यूबर के तरीके वीडियोस नहीं बना पाता फॉर व्यूज। व्यूज अच्छे लगते हैं, सबको लगते हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर मैं बोर्ड पर आया हूं मार्कर लेकर, पेन लेकर के, तो मैं कुछ बेहतर ही सिखा कर जाऊंगा। जितना अपनी तरफ से कोशिश हो सकती है वो पूरा रहे। अब जैसे इन्होंने बोला है कि 2 ट्रायंगल है, इनके एरिया का रेशियो, एरिया का अनुपात दे रखा है 196 रेशियो 625। एरिया का रेशियो मतलब बोले सर 2D फिगर है, तो कह रहे इनकी साइड का रेशियो बताओ। साइड का रेशियो मतलब 1D फिगर पूछ रहे, ये 14 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, 14 और 25 ऑप्शन है। क्या ही सॉल्व कराऊं इसमें, ये तुम्हारा होमवर्क है, लगाते रहना, ठीक है। अब मैं इनको छोड़ रहा हूं, अब हम पहुंच रहे हैं अपने मुद्दे वाले सवाल पर, एंड दिस इज द वन। एक सवाल है CGL 2023 में पूछा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई मारते हैं। इन्होंने हमसे बोला ABCD एक समांतर चतुर्भुज बोले है, दिख रहा है समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल, अब देखो त्रिभुज BEF कहां पर है, BEF, इसका एरिया हमें दे रखा है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज DEC का एरिया, इसका एरिया दे रखा है 121 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे समांतर चतुर्भुज का एरिया बताओ। लगाओ दिमाग इसमें, वीडियो पॉज करो, लगाओ दिमाग, बहुत सिखा चुके हैं ना, अब ट्राई मारो। अब तुम्हारे दिमाग की बत्तियां खुलना शुरू हो जाएंगी। खुद से पहले ट्राई करो, अगर हो जाता है अच्छी बात, नहीं है तो फिर हम बताएंगे। ओके, अब अगर इस सवाल को सॉल्व करना है, देखो हमें एक बात पता है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये लाइन पैरेलल होगी AP के, और एक तिर्यक लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, बोले बिल्कुल होगा। मैंने कहा ये वाला आमने सामने कोण बराबर, बोले बिल्कुल। तो मैंने कहा तीसरा वाला अपने आप बराबर। इसका मतलब त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर। अगर त्रिभुज सिमिलर हो गए तो 2D फिगर का रेशियो है 25 और 121, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? बोले सर साइड का रेशियो 5:11 हो जाएगा। मतलब अगर इसकी ये वाली साइड 5 है, रेशियो के अकॉर्डिंग ये वाली साइड अगर 5 है, तो इसकी ये वाली साइड कितनी होगी? 11 होगी। बोलो हाँ या ना, राइट। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की ये वाली पूरी भुजा उसी रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? बोले सर उसी रेशियो के अकॉर्डिंग 5 ये 11 ये, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग ये वाली पूरी भुजा 16 होगी। यस और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अगर ये वाली भुजा 16 है तो ये वाली भुजा भी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग 16 होगी। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है? बोले बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा अब बस गेम ओवर, अब गेम ओवर। करना क्या है, मेरा ये कहना है मेरे भाई, पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और छोटे वाले ट्रायंगल का, क्या मैं ये फिगर इस तरीके से नहीं देख पा रहा हूं? आप खुद बताइए कि ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये वाली साइड अगर 5 है, ये वाली साइड 16 है, राइट। तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? बोले सर इनके एरिया का रेशियो 25 और 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। मतलब अगर मैं देखूं इसका एरिया अगर 25 है तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 256। यस और नो? यार उस 256 में से ये 25 हमारा काम का नहीं है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, 25 हमारे काम का नहीं है। तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 256 में से 25 को घटाइए। मैंने कहा घटा लेते हैं, 1 3 सर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो बोलो यस और नो? और अगर ये 231 है और ये 121 है, तो अब मेरे भाई तुम बताओ समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होगा?
बोले सर 23 और 12 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या प्यारा क्वेश्चन था, है ना। तो सिमेट्री जो सिमिलरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब एक बार आपको समझ में आ जाए ना तो उसको यूज करने में मजा ही एक अलग ही लेवल का आनंद मिलता है। पहले समझ में तो आए, जो मुझे लगता है शायद आज के सेशन में आपको आ गई। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। भुजाओं, ये रेशियो आपको दे रखा है 5। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने आज किया हुआ है कि एक त्रिभुज है, इस तरीके के 3-4 सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। एक्स वाई जेड त्रिभुज है, एल एम वही मध्य बिंदु है। अच्छा, एल एम, एल जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है, ये एल है, ये एक्स जेड का मिड पॉइंट है। ग्रेट, मिड पॉइंट है तो लगा दो भाई सिंबल। एल एम पर एक बिंदु है जो एल एन, एन एक बिंदु है जो 1 और 2 में बांट रहा है। ये एक पॉइंट है एन जो इसको 1 और 2 के रेशियो में बांट रहा है। एल एन बराबर ये अगर 5 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो अब आप ही बताओ आगे का कार्यक्रम क्या करना चाहिए। आपको पता अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर 10 हो जाएगा। तो पूरी एल एन कितनी हो जाएगी, एल एम कितनी हो जाएगी पूरी, बोले सर 15। और अगर ये 15 है तो बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट ये वाली हो जाएगी आपके पास 30। तो एग्जामिनर ने हर बार यही पूछा है, तो बोले वाई जेड की वैल्यू बताइए, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। एक सवाल ऐसा और है आपके लिए, अब ये लग जाएगा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। अब इसी सवाल के लिए मैं लेकर के आ जाऊं, बोले एक शॉर्ट ट्रिक मैं ताजी ताजी लेकर के आऊं। कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, बस इस रेशियो को जोड़ दीजिए। 5 हो गया, इसमें गुणा कर दीजिए, 25 हो गया, डबल कर दो 50, आंसर। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक सवाल के अकॉर्डिंग पैटर्न कर रही है। जरूरी है कि वो हर बार यही रेशियो दे, वो कुछ और भी तो डाटा दे सकता है, वो कोई और भी तो साइड पूछ सकता है, वो कुछ एरिया का रेशियो भी तो पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो रटना नहीं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जब समझा दिया है तो अब शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना बंद कर। ओके ओके ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, बहुत मजेदार। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, समझिए बहुत मजा आएगा। त्रिभुज एबीसी, और एक ही बात बोला, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है हल्के सवालों पे प्रैक्टिस नहीं करना होता यार। जब एक बार कॉन्सेप्ट जब सीखो तो हल्के सवाल लिए जाते हैं। जब कॉन्सेप्ट एक बार बन जाए फिर सवालों का लेवल बढ़ना चाहिए। त्रिभुज एबीसी है, डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, डी भुजा बीसी पर एक बिंदु हमने ले लिया और इस तरीके से लिया है कि बीसी बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर, ओके, और बीडी बराबर 11, तो इसका मतलब डी इधर साइड पर कहीं होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर, तो ये वाली बची 5 सेंटीमीटर, ओके। आगे का, आगे दे रखा है एंगल एडीसी, एडीसी ये वाला एंगल बराबर है बीएसी, ये पूरे एंगल, पूरे एंगल के। तो एसी की लंबाई आपसे पूछेगी, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब यार इन्होंने एक ही एंगल दिया हमें जो बराबर है, लेकिन मेरी नजर एक कह रही है कि यार देखो सर ये एंगल सेम है, ये एंगल, एक एंगल तो बराबर दे दिया, दूसरा सी कॉमन है। तो अगर मैं यहां पर देखूं त्रिभुज एबीसी में सिमिलरिटी लगाऊं तो ध्यान देना, जो एंगल ए है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में जो बड़े वाले का जो एंगल ए है वो छोटे वाले का डी है, बड़े वाले का जो सी है वो छोटे वाले का सी है, छोटे वाले में भी सी कॉमन है। इसका मतलब जो बड़े वाले का बी है वो छोटे वाले के ए के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, यही तो होगा। क्योंकि देखो एक एंगल ए बराबर डी सवाल ने दिया, सी कॉमन है बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटे वाले में भी, तो तीसरा वाला अपने आप को बराबर हो जाएगा। ये सिमिलरिटी जैसी लगी। अब एक बात समझना यार, तुम्हारे पास जो साइड है तुम्हें उनकी मदद से एसी चाहिए है, निकालो भाई क्या किया जाए। हमारे पास छोटे वाले का सबसे पहले तो सीडी है, उसको लगाओ। सीडी मतलब पहली और आखिरी साइड सीडी, तो यहां की पहली और आखिरी है तो यहां की भी पहली और आखिरी एसी हो जाएगी। यार एसी तो चाहिए हमें, फिर क्या करें? बोले सर बड़े वाले का बीसी और हमें पता है, तो बड़े वाले का अगर बीसी रख रहे हैं आखिरी दोनों, तो छोटे वाले का भी आखिरी दोनों एसी रखेंगे, इनका रेशियो हो जाएगा बराबर। तो सर बीसी बराबर रख दीजिए 16, सीडी बराबर रख दीजिए 5, तो एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुना 5।
तो यहां से AC बराबर आ जाएगा 16 का 4 बाहर हो जाएगा तो 4√5। यही पूछा था AC की लंबाई बताई, सो दैट इज 4√5 ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा चलो एक चीज और सिखाते हैं, इस सवाल को अब खुद से लगाओ। अब जितना भी तुम्हारे पास किताब है, हम लोग 50वीं स्लाइड तक आ गए है ना। ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। एक गोले की त्रिज्या 10% की वृद्धि होती है गोले की त्रिज्या में, राइट। गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप इसको कैसे लगाते हैं? बोले सर नेट इफेक्ट से लगाते हैं, हम सक्सेसिव से लगाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हमें तो डायरेक्ट याद है 10% है, 3 बार बढ़ाएंगे 33.1 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं रुको, तो कुछ सिखाया है आज, उसका भी इस्तेमाल करो। देखो यार, गोले की अगर त्रिज्या है, उसको अगर 10% बढ़ाओगे तब भी वो क्या होगा? बड़ा गोला बन जाएगा। क्या फिगर सेम होगा? बोले बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाई तो पहले रेडियस 10 रही होगी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 11। और रेडियस मतलब 1D फिगर, रेडियस मतलब 1D फिगर। और कह रहे कि आयतन के बारे में बताइए, 3D फिगर के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई। तो आयतन 1000 का क्यूब करेंगे ना, 10 का क्यूब करेंगे 1000, इसका क्यूब करेंगे बोले सर 1331। इसका मतलब 1000 पे आयतन कितना बढ़ गया? बोले सर 1000 पे आयतन 331 बढ़ा है। अगर 1000 पे 331 बढ़ा है तो 100 पे 33.1 बढ़ जाए। ये भी तो कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब तुम बोलो ये रेशियो कॉन्सेप्ट है, हाँ वही है, सिमिलरिटी में वही पढ़ते हैं। नजरिया समझा रहा हूं कि क्या क्या कर सकते हो आप। ये सवाल पूछा गया है असम पुलिस कांस्टेबल में। एक क्वेश्चन SSC सीजीएल टीयर 1 के सवाल में ऐसा कुछ सवाल था। एक शंक्वाकार कंटेनर है, नीचे से मापी गई ऊंचाई के 1/3 हिस्से पर एक कोन है। एक कोन है मेरे भाई, ध्यान देना, ये कोन है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, नीचे से इनकी हाइट नापी, जितनी भी हाइट रही, मान लो 3 सेंटीमीटर हाइट रही, बोले नीचे से 1/3 पर कट लगाया, यहां पर नीचे से 1/3 पर कट लगाया और बेस के पैरेलल कट लगा के काट दिया। जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है ना, तो बर्थडे वाली टोपी में नीचे से ना, ओके गायब, खोपड़ी खोपड़ी बची रहे, टोपी हवा में आ जाए, राइट। इस तरीके से कट लगाया इन्होंने, राइट, ओके। तो आपसे पूछ रहे ऊपरी भाग छोटे शंकु का आयतन और नीचे नीचे जो ये फ्रस्टम बन रहा है, इसके आयतन का रेशियो। अब एक बात बताइए, ये जो छोटा वाला कोन है और ये बड़ा वाला कोन है, क्या ये सिमिलर है? सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि इनके एंगल सेम होने चाहिए। तो आपको भी सर आधार के अगर पैरेलल है तो ये लाइन पैरेलल हुई इसके, ये सीधा परपेंडिकुलर है, ये 90 जा रहा है, ये वाला एंगल कॉमन है तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो बोले सर जो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, इस कोण का सिमिलर कोण ये नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो अलग एंगल के साथ बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं मेरे भाई, समझना जरा बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर मैं इस वाले छोटे ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं, तो वो दोनों तरफ वो सिमिलर ही तो बन रहे होंगे ना। और अगर सिमिलर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों फिगर सिमेट्री है, सिमिलर है दोनों फिगर। और अगर दोनों फिगर सिमिलर हो गए, इसका मतलब बोले सर इन्होंने बोला है कि हाइट को हमने 1/3 से काट दिया, तो मतलब अगर इसकी हाइट पूरे की 3 रही होगी तो बोले सर 1 से काट दिया, तो इसका मतलब ऊपर वाले की हाइट 2 होगी। तो रेशियो ऑफ 1D, हाइट भी है 1D फिगर में ही आती है, तो रेशियो ऑफ 1D, छोटे वाले कोण की हाइट 2, बड़े वाले कोण की हाइट 3 हो जाएगी। छोटे वाले कोण की हाइट 2 और बड़े वाले कोण की हाइट 3 हो जाएगी। तो यार अब उन्होंने वॉल्यूम का पूछा है, तो अब तुम ही बताओ 3D का रेशियो कितना हो जाएगा? बोले सर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। मतलब छोटे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 8, पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा 27। तो 27 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो बचा हुआ 19 नीचे वाले का वॉल्यूम। तो ऊपर वाले छोटे कोण का आयतन 8, नीचे वाले फ्रस्टम का आयतन 19। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन बी। सीजीएल 2025 का सवाल है। और लगाया कैसे? क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट। और ये सवाल एक नहीं, न जाने कितने बार पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर में। आप इनको इस रेशियो से ब्रेक करो हमेशा। एक सवाल और आपको देते हैं, देखिए जरा, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, ये लीजिए, ये कहा है, ये सवाल है आपके सामने। अब इसको कैसे करना है? आरपीएफ एसआई 2024 में सवाल आया, एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24, एक ठोस शंकु है,
एक ठोस शंकु है, आधार का व्यास अगर 24 है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर। किसी को ये सिखाने की जरूरत नहीं। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, हाइट 21। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? बोले इसको दो कटों द्वारा 3 भागों में काटा गया जो इसके आधार के समांतर है, और कट आधार से पहला 7 सेंटीमीटर पर लगाया, दूसरा 14 सेंटीमीटर लगाया, मतलब बराबर डिस्टेंस पर लगाया। 21 था, 7 7 7 ऐसे कट लगाए गए। शीर्ष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये टॉप पार्ट का, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यार मैं दूसरा कट देखूं या ना देखूं, मुझे इतना पता है कि इसकी हाइट 7 है, इसकी 21, और चूंकि ये सिमिलरिटी लग रही है, तो अगर हाइट का रेशियो देखा जाए तो 1 से 3 हो रही है, तो यहां पर 3 से 1 अगर हुई तो रेडियस भी 3 से 1 हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 4। और जैसी रेडियस 4 हुई मेरे भाई, तो यहां से इन्हें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर हमें पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल बराबर आ जाएगा यहां से √7 का वर्ग 49 प्लस 4 का वर्ग 16, तो एल बराबर आ जाएगा √65। राइट, तो बस रख दीजिए पाई आर एल में। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है कि 3.14 रखी, आर बराबर 4 है भाई, और एल की अभी आपने √65 निकाली, गुणा करो तो 3 चौको 12 और 14 चौको 56, 12 56 √65। ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कैलकुलेटिव पेपर बताया जाता था आरपीएफ एसआई वाला। मैं एक ही बात बोलता हूं, कॉन्सेप्ट सही लगाओ सही जगह पर, कोई कैलकुलेशन कहीं नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप आज के सेशन में जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस हुई हैं, इन सब चीजों के माध्यम से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आप सबके सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मैंने एक ही बात बोली, जो 50 कॉन्सेप्ट की क्लास होने वाली है, इसी तरीके से डेप्थ लेवल की क्लास होने वाली है। हर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और पहले ही मैंने बोला, जब आप एक लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और जितने और इधर उधर के सवाल आ सकते हैं ना, हम तो वो भी कवर करते हैं ना। सिमिलरिटी में क्या जरूरत थी मेंस्ट्रुएशन को पढ़ाने की, बट जहां जहां यूज होगा वह सब पढ़ूंगा। अब एक सवाल ये है आपके लिए, इसका आंसर और बाकी जितने भी सवाल दिए हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और बाकी के सारे सवाल आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है? चलिए, ये आपका पूरा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कल का हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, वो हम कल डिस्कस। आज के सेशन में बस इतना ही, मुलाकात करेंगे कल। तब तक ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई लिखाई करो। मुलाकात करेंगे, बाय बाय, टेक केयर।